का आगाज करते हैं और आज की पर्टिकुलर हमारी जो क्लास है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। आप तमाम लोगों को मैं वेलकम करना चाहूंगा इस ई कैट के, एम डी कैट के, बी एस के पर्टिकुलरली बैच के अंदर, जहां पे मैं आपकी तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी करवा रहा हूँ। इधर आप तैयारी कर रहे हो नर्स की, इधर आप तैयारी कर रहे हो लम्स की, इधर आप तैयारी कर रहे हो आईबीए की, इधर आप तैयारी कर रहे हो एनईडी की, इधर आप तैयारी कर रहे हो फास्ट की, मैरान की, प्यास की, जी आई के आई की। So this particular class is very special because in this particular class we will be discussing किस तरीके से different universities act करती हैं, किस तरीके से different universities working करती हैं, क्या different universities का सिनेरियो होता है, किस तरीके से different universities के हवाले से उनके टेस्ट पैटर्न्स होते हैं, किस तरीके से different universities का सिनेरियो बिल्डअप हो रहा होता है। भाई इन तमाम चीजों को समझना बेतहाशा जरूरी है। तो आज की ये क्लास हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ हु आई एम। My name is Engineer Mohammad Hashim Zia. I have done my bachelor's in mechanical engineering from NED. After that, I started to work in GSK. That is one of the global pharmaceutical sector company. मैंने GSK के काफ़ी सारे particularly plants को मैनेज अप किया। मैंने वैसे अपनी बाय द वे थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है मेरा। मैंने क्या काम किया भाई, मैंने सिंपल तरीके GSK ग्लोबल के अंदर वर्किंग करी। मैंने GSK के अंदर ये पैनाडोल की जो गोलियां खाते हो ना बेटा, खातन जो फी फॉल की गोलियां खाती हैं, फी फॉल की प्रोडक्शन लाइंस को मैंने मैनेज किया हुआ है। इसके अलावा मैं GSK के अंदर डिफरेंट मार्केट्स को मैनेज कर रहा था, इजिप्ट को, अल्जीरिया को, लबनान को, जॉर्डन को। I was working with GSK Global for a number of years, and then I finally resigned from my position. And Alhamdulillah, now I am professionally and towards focused towards on my own work and on my own brand, that is Netflix by Hashim Zia. अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मैट्रिक्स के लिए वर्किंग करता हूँ, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब के लिए वर्किंग करता हूँ, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए वर्किंग करता हूँ, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पर्टिकुलरली ई कैट एम डी कैट बैजेस के ऊपर एप्टीट्यूड के ऊपर वर्किंग करता हूँ। डेट्स अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। इसके अलावा अगर मैं अपने पर्टिकुलरली एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूँ या पर्टिकुलर टीचिंग बैकग्राउंड की बात करूँ, तो भाई फ्रॉम द लास्ट 10 years आई एम टीचिंग इन मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स। पहले एक ज़माने तक डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का पढ़ा रहा होता था, फिर मैंने टोटली जो है ना इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा और सर बिलाल का एक मोटिव था, और मेरा और सर बिलाल का मोटिव ये था कि भाई किसी ब्रांड के लिए अब किसी और के लिए काम नहीं करेंगे, अब सिर्फ अपने लिए काम करेंगे, अपने लिए वर्किंग करेंगे। आई यूज टू वर्क फॉर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें बेतहाशा बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े इदारे हैं जिनके लिए मैंने काम किया, जिनके लिए किताबें मैंने लिखी मैथ्स की। बट देन फिर मैंने टोटली अपनी लाइन के ऊपर चला गया और अपने ब्रांड के ऊपर वर्किंग करने के ऊपर चला गया। ये मेरा एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। आप कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाओगे ना, उनसे सिर्फ मेरे बारे में पूछ लेना, आपको हर इंस्टीट्यूट कभी ना कभी बताया गया, कभी ना कभी मुझे जानते होंगे वो, सही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। शायद मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं दे सका, सिंस आई एम करंटली गोइंग थ्रू वेरी हाई फीवर, बट स्टिल मेरे लिए क्लास कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे, जाहिर सी बात है मेरे ऊपर देख रहे होते हैं, मुझे देख रहे होते हैं, मेरी आस में बैठे होते हैं कि सर हाशिम ने से हमने पढ़ना है। तो ऑब्वियसली मैं क्लास कैंसिल नहीं कर सकता था, तो इसीलिए मैंने क्लास कंडक्ट करने का फैसला किया था। खैर, द पॉइंट इज डेट कि भाई एप्टीट्यूड क्या होता है। देखो, वेन एवर वी टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड का मतलब होता है आप किसी ना किसी यूनिवर्सिटी की टेस्ट की तैयारी करते हो। ये तमाम बातें मैंने ऑलरेडी आप लोगों से बहुत दफा करी हुई हैं। एप्टीट्यूड के बेसिक मायने क्या होते हैं, यूनिवर्सिटीज की टेस्ट की प्रिपरेशन करना। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हो आपको उसका टेस्ट देना होगा। मगर रिमेंबर दिस थिंग, एक अच्छा बच्चा वो होता है जिसको ये मालूम हो को जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है उसका टेस्ट कैसा आएगा, किस तरीके का आएगा और किस पैटर्न का आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप अगर लेट सपोज अप्लाई कर रहे हो नस के अंदर, अब मेजॉरिटी बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि भाई नस का टेस्ट कब है। भाई नस का नेट 1 दिसंबर के अंदर है, तो नस का नेट 2 कब है। नस का नेट 2 क्या कराची के अंदर होगा या इस्लामाबाद के अंदर होगा, क्या लाहौर के अंदर होता है या पेशावर के अंदर होता है। तो भाई कुछ बेसिक बुनियादी बातों का आपको आइडिया होना चाहिए। एक चीज तो ये हो गई। सेकंड नंबर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीआईकेआई में अप्लाई कर रहे हो, तो अक्सर बच्चों को यही नहीं पता होता कि भाई जीआईकेआई की खास बात क्या है। जीआईकेआई में केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं आता। आप में से कितनों को पता है? आई होप कि आप में से, आई कैन गेस कि आप में से बहुत सौ को नहीं पता होगा कि जीआईकेआई का पेपर पैटर्न किस तरह का होता है। भाई जीआईकेआई के अंदर फिजिक्स भी आती है, मैथ्स भी आती है, इंग्लिश भी आती है, केमिस्ट्री का कोई पोर्शन ही नहीं आता। सही है ना। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट आईबीए, बहुत सारे बच्चे आईबीए के लिए आते हैं मेरे पास, बेतहाशा बच्चे। आईबीए सीएस के अंदर जो पहली पोजीशन थी इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द की थी, हाजिक की। हाजिक ने प्रूफ किया कि भाई ऑनलाइन के ऊपर किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, और उसने पहली पोजीशन ली हाजिक ने। तो आईबीए के अंदर क्या होता है, सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स होती है। अब फॉर एग्जाम्पल बेतहाशा बच्चा, आजकल जो एक नई यूनिवर्सिटी के अंदर सबको चाम होता है ना फास्ट जाने का, फास्ट जाना है। कहाँ जाना है भाई? सीएस करने के लिए फास्ट जाना है हम लोगों ने। क्यों फास्ट जाना है? सर वो मुजम्मिल हसन की वो एक पॉडकास्ट देखी थी, तब से फास्ट के बारे में सुन लिया, या फिर सर वो फास्ट बड़ा अच्छा लगता है हमें, फास्ट की तैयारी करनी है हमें। तो भाई फास्ट की तैयारी क्यों करनी है? फास्ट की तैयारी में ऐसा क्या खास होता है? भाई फास्ट के अंदर फिजिक्स नहीं आती, क्या क्या आता है? मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, बेसिक मैथ्स और आईक्यू आती है। तो भाई सबसे पहले तो आपको इस बारे में आइडिया होना चाहिए कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी का किस तरह का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कैसा होता है, किस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इसके लिए मैं करता क्या हूं, मैं अपने हमेशा शागिर्दों के ऊपर बड़ी मेहनत करता हूं।
ये सारी की सारी जो आप वर्किंग फाइल देख रहे हो ना बेटा, ये एक दिन में नहीं बनी, इसको वर्किंग करने के अंदर मेरे पता नहीं कितनी रातों की मेरी नींदें कुर्बान हुई होती हैं। सही है ना। तो द पॉइंट इज दैट कि मैंने इसके ऊपर बड़ी वर्किंग करी अपनी जिंदगी के अंदर, और मैंने फिर बैठ के कुछ चीजें निकाली। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दी नस्ट, मुझे पता है आप में से मेजोरिटी बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे पास अलहमदुलिल्लाह नस्ट के लिए आते हैं। अब नस का होता क्या भाई, नस का पैटर्न क्या होता है, नस के तरीकेकार क्या होता है। अगर मैं सबसे पहले नस की बात करूं पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड की, अगर मैं इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूं तो उसमें नस से बड़ा कोई मुकाबला किसी का नहीं हो सकता। सही है ना। प्राइवेट सेक्टर में नंबर वन है। तो भाई मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं वो तमाम बच्चे जो सिर्फ एनईडी को भी टारगेट कर रहे हैं, मैं या सिर्फ यूईटी को टारगेट कर रहे हैं, मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि बेटा अपने ऑप्शंस हमेशा ओपन रखो, एटलीस्ट एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के आपने टेस्ट देने हैं। मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूं कि भाई अगर आप नस को सिर्फ टारगेट कर रहे हो ना, तो भाई नस के साथ साथ एनटीएस का टेस्ट लाजमी दो, जीआईकेआई का टेस्ट लाजमी दो, और साथ साथ कोशिश करो प्यास का दे दो अगर आप पंजाब साइड से बिलोंग करते हो। वाइल अगर आप सिंध से बिलोंग करते हो तो लेट सपोज अगर आप मेरान को टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ मेरान का टेस्ट नहीं देना आपने, सिर्फ आपने एक यूनिवर्सिटी को टेस्ट नहीं देना, आपने कभी गलती नहीं करनी। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि लेट सपोज आपकी ड्रीम है, मैं जानता हूं आपकी ड्रीम होगी, आप में से बहुत सारे बच्चों की ड्रीम होगी सिर्फ फास्ट में जाने की। मैं आपकी बात को सरखा में तस्लीम करता हूं, मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूं। आप सिर्फ फास्ट जाना चाहते हो, नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल जाओ, 1000 टाइम्स जाओ, मगर सिर्फ फास्ट का टेस्ट ना दो। फास्ट के साथ साथ लेट सपोज अगर आप सिंध में रहते हो तो आप मेहरान का टेस्ट भी दे दो, एनईडी का टेस्ट भी दे दो, एनटीएस का टेस्ट भी दे दो। इससे फायदा क्या होगा, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस एटलीस्ट अवेलेबल होंगे कि अल्लाह ना करे कोई बैड लक हो गई। देखो बैड लक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तैयारी अच्छी नहीं हुई, बैड लक के और बहुत सारे मायने भी होते हैं। बैड लक का मतलब ये होता है कि भाई एडमिशन के दिन आपको, जिस दिन आपका टेस्ट डेटा उस दिन आपकी तबीयत शदीद खराब हो गई, या फिर कल को आपके फाइनेंसेस मीट नहीं कर पाते। तो भाई देयर आर नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ थिंग्स जो कि हो सकते हैं। मैं ऐसे एक बच्चे की कहानी जानता हूं, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत पर्सनल लेवल होता है, एक ट्रस्ट का लेवल होता है मेरे और मेरे स्टूडेंट के दरमियान। मैं अपने स्टूडेंट को डांटता भी हूं, मैं अपने स्टूडेंट को प्यार भी करता हूं, मैं अपने स्टूडेंट से बातें भी करता हूं। तो मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं अक्सर कुछ स्टूडेंट्स की बातें बताना पसंद करता हूं। तो मेरा एक स्टूडेंट है, उसने आईबीए का एडमिशन सिक्योर करा, उसने हबीब का एडमिशन भी सिक्योर करा, उसने फास्ट का भी सिक्योर करा। मगर एट द एंड ऑफ द डे मसला क्या हुआ, वो आईबीए की फीस मीट नहीं कर सका। मगर हबीब ने 100% स्कॉलरशिप थी, तो उसके बाद चूंकि चांस अवेलेबल था हबीब का, तो हबीब चला गया। हबीब ऑल्दो बहुत कॉस्टली है, आईबीए से ज्यादा कॉस्टली है हबीब। हबीब की एक सेमेस्टर की फीस 9.5 लाख रुपए की है, जिस तरह जीआईकेआई की है। मगर हबीब स्कॉलरशिप बहुत अच्छी देता है। तो भाई इसलिए मैं बच्चे से कहता हूं कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो है ना, आप एक यूनिवर्सिटी के ऊपर अपनी सारी जो है ना, वो क्या कहते हैं, बड़ा मशहूर मुहावरा है कि भाई एक ही बॉल के अंदर जो है ना अपने सारे के सारे सिक्के ना डालो, आप एटलीस्ट मल्टीपल ऑप्शंस को रखो। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दी नस्ट, तो भाई नस्ट का अपना एंटी टेस्ट होता है जिसको कहा जाता है नेट, आप अक्सर सुनोगे ना, नेस्ट एंटी टेस्ट सिस्टम। तो भाई नेट के अंदर होता क्या है, आपके पास साल के अंदर 4 दफा टेस्ट आते हैं नस्ट के। एक टेस्ट आता है दिसंबर में, एक टेस्ट आता है फरवरी में, एक टेस्ट आता है अप्रैल में, एक टेस्ट आता है जून के अंदर, जुलाई के अंदर। नस की खास बात ये होती है कि बेटा नस का जो नेट 1 होता है ना और जो नेट 3 होता है, ये सिर्फ इस्लामाबाद में होता है। यानी कि आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, इस्लामाबाद जाके नस का एग्जाम होगा। बेटा अंदर नस के आपके पास साल में 4 दफा टेस्ट होते हैं, नस का नेट 1, नस का नेट 2, नस का नेट 3, नस का नेट 4। मगर जो नस का नेट 1 और नेट 3 होता है ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में होता है। तो जिस बच्चे को वाकई नस का क्रेज होता है, अगर तो आप नस का क्रेज रखते हो, आपको नस जाना है, तो लाजमी तौर पर मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि भाई नस के लिए आप इस्लामाबाद बिल्कुल जाओ। नेट 1 भी देना है, नेट 2 भी देना है, नेट 3 भी देना है, नेट 4 भी देना है। नस के जो बाकी दो एग्जाम्स होते हैं नेट 2 और नेट 4, ये पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में होते हैं। ये कराची में भी होता है, कोयटा के अंदर भी होता है, गिलगित बल्तिस्तान में भी होता है, नेट 2 भी नेट 4 भी। सही है ना। तो मगर नेट 1 और नेट 3 सिर्फ इस्लामाबाद में होता है। देखो एक से ज्यादा टेस्ट देने का फायदा क्या होता है, इसको मैं आगे चल के भी डिफाइन करूंगा, मगर बस इस पॉइंट को कहीं पे लिख लेना कि सर ने हमें क्या कहा है, नस के चारों राउंड देने हैं। अगर आप नस को वाकई में एम कर रहे हो ना, तो नस के चारों राउंड देने हैं। जरूरी नहीं है कि एक राउंड के अंदर या 160 प्लस का स्कोर कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। 99.9% केसेस के अंदर मैं आपको बहुत कैटेगोरिकल अंदाज में बता देता हूं। नस के एडमिशन टेस्ट साल में 4 दफा होते हैं, मगर इन चारों में से जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो कंसीडर किया जाता है। और जो एडमिशन और क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो सबकी एक साथ ही होती हैं भाई, सबकी क्लासेस अगस्त के एंड में स्टार्ट होती हैं। जो जिन बच्चों का भी नस का नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4 में अच्छा स्कोर आया होगा, उन सबकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो अगस्त के एंड के अंदर होंगी। तो याद रखिएगा चारों राउंड्स के अंदर अपेयर होने का फायदा आपको ये मिलता है कि हाईएस्ट स्कोर काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल नेट 1 के अंदर किसी ने अगर 70 का स्कोर करा, नेट 2 में किसी ने अगर 140 का स्कोर करा, नेट 3 में किसी ने अगर 150 का स्कोर करा, और नेट 4 में किसी ने अगर 130 का स्कोर करा। मैंने आपको जानबूझ के थोड़े रियलिस्टिक स्कोर दिए, कहने को तो मैं 170 स्कोर भी कह सकता था, मेरे बच्चे ने अब्दुल रहमान ने स्कोर करके दिखाया, कहने को मैं वो भी कह सकता हूं, मगर मैंने एक रियलिस्टिक स्कोर आपको दिए कि लेट सपोज एक बच्चा है जिसने चारों राउंड्स दिए, चारों राउंड्स के अंदर जो हाईएस्ट स्कोर होगा ना वो काउंट किया जाएगा। हाईएस्ट स्कोर का मतलब क्या है, चारों राउंड में जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा ना बेटा, उस स्कोर की बेसिस के ऊपर उसको खुद ही ऑफर आ जाएगी। सही है ना। तो ये काम होता है। खैर, कहने का मकसद क्या है कि भाई आपने लाजमी
लाजमी तौर के ऊपर तमाम के तमाम चारों राउंड्स को देने की कोशिश करनी है अगर आप नस को टारगेट कर रहे हो। नहीं तो अगर आप आपको सिर्फ एक शौकिया तौर पे नस का टेस्ट देना है तो फिर आप सिर्फ नेट टू नेट फोर दे दो जो आपके शायरों में हो रहा है। अदरवाइज अगर आप वाकई में नस को अपना एक प्रॉपर ऑप्शन कंसीडर कर रहे हो तो आपको चारों राउंड देना जरूरी है, कंपलसरी। मैं हमेशा बच्चे से बात कहता हूँ। अच्छा, खैर दूसरी चीज जो मैं कहता हूँ कि नस का टेस्ट होता कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर बच्चे इसको देखते नहीं है। देखो बेटा, नस का जो टेस्ट होता है ना इंजीनियरिंग के लिए, नस का इंजीनियरिंग का टेस्ट कैसा होता है बेटा, इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर 80 एमसीक्यूज का पोर्शन आएगा, फिजिक्स 60 एमसीक्यूज के लिए आती है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर, अच्छा इस चीज को जरा मैंने यहाँ पे सही नहीं किया हुआ, इसको मैं सही कर देता हूँ। केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें 30 एमसीक्यूज आएंगे, इंग्लिश 20 एमसीक्यूज की आती है, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन 10 आते हैं। याद रखिएगा, नस के पेपर के अंदर पाकिस्तान की जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटीज है ना, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन मैथमेटिक्स का होता है, ये चीज जहन में रखिएगा। पाकिस्तान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, पाकिस्तान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जो आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन किसका होता है, मैथ्स का होता है। यानी कि मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जो सबसे ज्यादा आएगा। मैं फास्ट की बात करूं, मैं नस की बात करूं, मैं आईबीए की बात करूं, कि भाई पाकिस्तान की आपके पास जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज आ रही है वहां पे मैथ्स का पोर्शन सबसे हैवी होता है, सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा होता है। अच्छा, अब देखो नस का जो इंजीनियरिंग का टेस्ट है उसमें 80 मार्क्स का पोर्शन आ रहा है मैथ्स का, फिजिक्स आ रही है 60 नंबर्स की, केमिस्ट्री का पोर्शन आ रहा है 30 नंबर्स का, इंग्लिश का पोर्शन आ रहा है 20 एमसीक्यूज का, इंटेलिजेंस का पोर्शन आ रहा है 10 एमसीक्यूज का। टोटल जो नस का टेस्ट होता है बेटा वो 200 मार्क्स का टेस्ट होता है। नस का जो टोटल टेस्ट होता है वो 200 मार्क्स का होता है, और इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। 3 घंटे का मतलब क्या है, 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट में आपको 200 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। अब आती है यहाँ पे असल भागदौड़। अब मैं क्यों कहता हूं कि चारों नेट्स देने जरूरी हैं बेटा, अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तभी आप ये काम कर सकते हो। 180 मिनट के अंदर 200 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, यानी कि ऑन एवरेज आपके पास 1 मिनट का टाइम भी नहीं है एक एमसीक्यूज के ऊपर, यानी कि 1 मिनट का टाइम भी अवेलेबल नहीं है एक एमसीक्यूज के लिए। आपको इन तमाम की तमाम चीजों को समझना पड़ेगा कि भाई आपकी टाइम मैनेजमेंट क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास 1 मिनट का टाइम भी पूरा अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं, कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने इंटर या ए लेवल सीएस के अंदर किया हुआ है, वो तमाम बच्चे जिन्होंने इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर का कोर्स पढ़ा था, जिन्होंने इंटर या ए लेवल्स में कंप्यूटर का कोर्स पढ़ा था, तो बेटा उनका बैकग्राउंड होता है कंप्यूटर साइंस का कहलाता है। तो उनके टेस्ट के अंदर क्या होगा, उनके टेस्ट के अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन आएगा 80 एमसीक्यूज का, अगेन फिजिक्स का पोर्शन आएगा 50 एमसीक्यूज का, केमिस्ट्री और इसकी जगह पे कंप्यूटर होगा, ये मैंने गलती कर दी है, कंप्यूटर का पोर्शन होगा 40 एमसीक्यूज का, इंग्लिश का पोर्शन होगा 20 एमसीक्यूज का, इंटेलिजेंस का पोर्शन होगा 10 एमसीक्यूज का। याद रखिएगा, जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अच्छा एक चीज तो अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आती, मैं स्टार्टिंग की पहली क्लास के अंदर बहुत कैटेगोरिकल अंदाज में बताता हूं। देखो बेटा, आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर अगर तो केमिस्ट्री पढ़ी है, हमेशा ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपके एप्टीट्यूड के अंदर भी केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा, आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कहलाते हो। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर का पोर्शन पढ़ा है तो जाहिर सी बात है आपके एप्टीट्यूड के अंदर भी कंप्यूटर का पोर्शन आएगा, आप कंप्यूटर के स्टूडेंट कहलाते हो, जनरल साइंस के स्टूडेंट कहलाते हो, सही है ना। अच्छा, तो भाई देखो याद रखिएगा, इंजीनियरिंग वालों का टेस्ट कैसा होता है, मैथ्स 80 एमसीक्यूज आएंगे, फिजिक्स के 60 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश के 20 होंगे, इंटेलिजेंस के 10 होंगे। कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या है, मैथमेटिक्स के 80 एमसीक्यूज है, फिजिक्स के 50 है, कंप्यूटर के 40 है, इंग्लिश के 20, इंटेलिजेंस के 10 है। रिमेंबर दिस थिंग, ये उन बच्चों का है जो कि प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के है, कंप्यूटर साइंस के। वाइल हमारे पास ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई अच्छा मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, खैर तो इसको मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर दिया है। सोशल साइंसेस का अगर तो कोई बच्चा सोशल साइंसेस में अप्लाई कर रहा है, नर्स के बीबीए के लिए अप्लाई कर रहा है, या फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, या एलएलबी के लिए अप्लाई कर रहा है, या इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहा है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म के लिए अप्लाई कर रहा है, उस सूरत के अंदर बेसिक मैथ्स के 80 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश के 80 एमसीक्यूज होते हैं, इंटेलिजेंस के 40 एमसीक्यूज होते हैं। अब देखो, इन दो बातों को बड़ा जहन में रखने की जरूरत है। मैं पहली क्लास के अंदर आप लोगों को यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी तमाम यूनिवर्सिटीज की कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे शेयर करना चाहता हूं, कि देखो आपको एटलीस्ट बेसिक पैटर्न्स का आइडिया होना चाहिए, कि देखो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है। अगर मैं नस की बात कर रहा हूं, 80 नंबर की आपके पास मैथ्स का पोर्शन आ रहा है, मगर अक्सर बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, अक्सर बच्चे अगर मैं नस की बात करूं गलती ये करते हैं कि वो मैथ्स के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को निगलेक्ट कर देते हैं। मेरे पास लास्ट क्लासेस के अंदर एक बच्चा था, उसका मैं नाम भूल गया, मेरे ख्याल में लक्ष्य कुमार था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका नाम था लक्ष्य कुमार। तो भाई मेरा एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, उसका नाम था लक्ष्य कुमार। लक्ष्य कुमार का जो नेट 4 का रिजल्ट है ना, अगर मैं आपको नेट 4 का उस बच्चे का रिजल्ट शेयर करूं, यू विल बी सरप्राइज। लक्ष्य कुमार का नेट 4 का रिजल्ट पता है क्या था,
उसके मैथ्स का स्कोर था 75 आउट ऑफ 80, उसका मैथ्स का स्कोर था 75 आउट ऑफ 80। फिजिक्स के अंदर शायद उसने स्कोर किया था 48 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका फिजिक्स का स्कोर था 48 का 60 के अंदर से। आगे सुनिए, आगे बड़े मजे की चीज होने वाली है। उसका जो केमिस्ट्री का स्कोर था ना, केमिस्ट्री में उसके सिर्फ 12 नंबर थे 30 में से, मेरे ख्याल में 12 या 13 नंबर थे। इंग्लिश के अंदर भी उसके 8 नंबर थे, और आईक्यू में शायद उसके 4 नंबर थे। उसका टोटल निकालो, टोटल कितना बनता है, मेरे ख्याल में 135 या 136 बनेगा। तो 75 48, हाँ ये कितना बन गया, 12 और 8 और फिर 4, सही है। उसका तकरीबन 120 130 इसके दरमियान का स्कोर आया था। तो ये कितना बनता है, 117 बनता है। तो ये उसका स्कोर आया था नेट्स का, नेट 4 का। एंड आई वाज रियली डिप्रेस कि यार मतलब इस बच्चे ने क्या भड़ मारा है। उसने मैथ्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करी, उसने मैथ्स के अंदर 75, बेटा नस के पेपर के अंदर 75 मैथ्स में लेने का मतलब ये कि बच्चा बेतहाशा इंटेलिजेंट बैठा हुआ है। नस में 75 लेने का मतलब क्या है कि बच्चा जो बैठा हुआ है वो बेतहाशा इंटेलिजेंट है। मगर उस बच्चे ने क्या काम करा, देखो उस बच्चे ने केमिस्ट्री के ऊपर, उस बच्चे ने इंग्लिश के ऊपर, आईक्यू के ऊपर मेहनत ही नहीं करी। तो भाई ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो याद रखिएगा, आपने ये वाली गलती नहीं करनी। देखो मैं कुछ बच्चों का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि भाई मैं चाहता हूं कि आप उससे थोड़ा सा सबक सीखो। तो लक्ष्य कुमार, ऑल्दो उसका फास्ट में एडमिशन हो गया था, फिर उसने फास्ट चीजें चूज करी। मगर रीजन क्या आपसे शेयर करने की, देखो रीजन ये है कि आप भी नेक्स्ट लक्ष्य कुमार बन सकते हो। देखो मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, केमिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। असल मसला पता है क्या होता है बच्चे का, असल मसला होता है टाइम मैनेजमेंट। असल चीज क्या है कि भाई आपने लेट सपोज अगर हफ्ते के अंदर 7 दिन है, तो भाई अगर आप 4 दिन मैथ्स को दे रहे हो तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको इंग्लिश को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को भी साथ साथ टाइम देना है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अभी मैं आपको बाकी यूनिवर्सिटीज का डेटा भी शेयर करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर एक बेसिक जहन में चीज रखो कि भाई आपके पास, चाहे आप नस के अंदर आप तैयारी कर रहे हो, आप फास्ट की तैयारी कर रहे हो, जीआईकेआई की, प्यास की, आईबीए की, एनईडी की, मैरान की, एक चीज बस जहन में रखो कि भाई आपने तमाम सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं कि भाई आप एक सब्जेक्ट की करते जाओ, एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, नहीं, ये काम नहीं करना। सही है ना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैंने आपको नस का डेटा शेयर कर दिया। अच्छा, सोशल साइंसेस का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे नस के बीबीए के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उनका टेस्ट इस तरह का होता है। ये मैं बाद में मैं आपको एक फाइल जो है ना, इंट्रोडक्शन फाइल, ये ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दूंगा, गूगल क्लासरूम के ऊपर, तो आप वहां से इसको बाद में फिर देख भी सकते हैं। सही है ना। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड यहां पे मैंने लिखा हुआ था प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का, मैंने इसको खैर डिस्कस नहीं करा। वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जब वो नस में अप्लाई करते हैं ना बेटा, तो उनके टेस्ट में बायोलॉजी का पोर्शन इतने मार्क्स का होता है, फिजिक्स का इतने मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है, इंग्लिश का होता है, इंटेलिजेंस का होता है। तो मेरे ख्याल में आप में से कोई बच्चा प्री मेडिकल कभी यहाँ पे नहीं बैठा होगा। अगर बैठा हुआ हो तो मुझसे बाद में कंसल्ट कर लीजिएगा। तो भाई आपके टेस्ट में मैथ्स का पोर्शन नहीं आता, बायोलॉजी का पोर्शन आता है, रिमेंबर दिस थिंग। एक जमाना पहले नस में होता था। तो खैर मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी लिखी हुई हैं, इसको भी बड़ी वर्किंग में कर रहा होता हूँ, तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि नस के टेस्ट में भाई 200 एमसीक्यूज होते हैं, 200 एमसीक्यूज में से 180 मिनट आपको गिवन होते हैं। अच्छा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती नस के टेस्ट के अंदर। तमाम की तमाम चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा हम तैयारी कैसे कर रहे होंगे। अच्छा, ये एग्रीगेट कैलकुलेटर वगैरह अभी इसका कोई काम नहीं है, खुदारा अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। क्या नस का मेरिट फॉर्मूला होता है, चीजें होती है, सारी बेकार बातें हैं। अभी पहले आपने चीजों को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। अच्छा, ये खाली अच्छा, सिमिलरली हमारे पास, हम आगे मूव करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो हमारे पास आता है आईबीए। नाउ टॉकिंग ऑन दी आईबीए। भाई बेटा अगर मैं आईबीए का डिस्कस करूं, आईबीए के बारे में बात करूं, देखो मैं आहिस्ता आहिस्ता तमाम यूनिवर्सिटीज के ऊपर आऊंगा। तो अब देखो जरा आईबीए का हमारे पास पोर्शन आ रहा है। भाई आईबीए के अंदर क्या होता है, आईबीए के अंदर आपके पास दो तरह के पोर्शन आ रहे हैं। सही है ना, आईबीए के अंदर हमेशा दो तरह का टेस्ट होता है। एक पोर्शन होता है आईबीए के अंदर मैथ्स का। जितने भी बच्चे कराची से बिलोंग करते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, बेटा लाजमी तौर के ऊपर आप अगर एनईडी को टारगेट कर रहे हो तो साथ साथ आईबीए का टेस्ट भी दे दो। सही है ना, आईबीए से स्कॉलरशिप वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहां फास्ट को टारगेट कर रहे हो वहां आईबीए को भी टारगेट कर लो। बिकॉज आईबीए इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, बिजनेस के अंदर भी, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी। तो भाई आईबीए का पेपर पैटर्न क्या होता है, आईबीए में सिर्फ दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है मैथ्स और एक होता है इंग्लिश। बिल्कुल फास्ट की तरह का पैटर्न होता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आती है आईबीए के अंदर। अच्छा, अगर मैं आईबीए की बीबीए की बात करूं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात करूं, सोशल साइंसेस की बात करूं, तो भाई इनका टेस्ट, इस इनके टेस्ट के अंदर जो मैथ्स का पोर्शन आता है ना, उसके अंदर बेसिक मैथ्स, वर्ड प्रॉब्लम्स वाली मैथ्स ज्यादा होती है। तो भाई वो तमाम बच्चे जो मेरे पास आईबीए की तैयारी करने के लिए आए हैं, तो बेटा आप लोगों की इंग्लिश की बहुत डिटेल्ड और बहुत सेपरेट मैंने क्लासेस रखी हुई हैं। हमारी इंग्लिश की एक बहुत अच्छी टीम मेंबर है, शी इज सोवा जैन। अगेन शी इज अ वेरी प्रोफेशनल टीचर, उन्होंने बेतहाशा सेट के स्टूडेंट्स को, आईबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। लास्ट ईयर हमारी आईबीए के अंदर पहली पोजीशन थी हाजिक की, सिमरन लान वाली, एक इंटीरियर सिंध की बच्ची थी, उसने आईबीए इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के अंदर पहली पोजीशन हासिल करी थी। और हाजिक ने पहली पोजीशन सीएस के अंदर हासिल करी थी। तो मिस जोहा का उसमें बड़ा एक कलीदी किरदार था। तो मिस जोहा जो होती हैं वो हमारे पास इंग्लिश, जो आईबीए की इंग्लिश है उसकी सेपरेट क्लासेस होंगी, उनका सेपरेट एक ग्रुप में बाद में डिजाइन अप करवा
रहा हूँ तो आईबीए की इंग्लिश की क्लासेस वो डिजाइन करवा रही होंगी। सिंस आई एम ऑल्सो एन आईबीए ड्रॉप आउट, तो बेटा मैं खुद आईबीए का एक वो हूँ जिसने आईबीए खुद ड्रॉप किया था, सिंस आई वांट टू डू दी इंजीनियरिंग साइड एंड देन उसके बाद मेरा बिजनेस की तरफ इरादा था। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आईबीए की जो इंग्लिश होती है वो प्रॉपरली जो है ना उसकी क्लासेस मैं जोहा ले रही होंगी, वाइल जो आपकी आईबीए की मैथमेटिक्स होगी उसकी क्लासेस मैं ही कंडक्ट कर रहा हूँ, सही है ना। तो आईबीए की सीएस की आपकी प्रॉपर क्लासेस मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, वाइल आपकी जो आईबीए की इंग्लिश होगी वो मिस जोहा आपकी प्रॉपरली उसकी क्लासेस कंडक्ट करवा रही होंगी। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई आईबी की जो बीबीए होती है उसके अंदर भी दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स की एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है। वाइल आईबी की सीएस के अंदर भी यही काम होता है कि आईबी की सीएस के अंदर भी दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक मैथ्स होता है और एक इंग्लिश होता है। आईबी की जो सीएस की मैथ्स है इसमें एडवांस मैथ्स बेसिक मैथ्स दोनों होती है, सही है ना। आईबीएस सीएस की जो मैथ्स होती है बेटा उसमें एडवांस मैथ्स भी है बेसिक मैथ्स भी है, यानी कि जिस तरह नस के अंदर मैथ्स आती है, जिस तरह फास्ट के अंदर मैथ्स आती है ना कि एडवांस और बेसिक मैथ्स, तो आईबीएस सीएस में भी यही काम होता है कि एडवांस और बेसिक मैथ्स दोनों आती हैं। यूजुअली आईबीए के अंदर बेसिक मैथ्स का पोर्शन ज्यादा आ रहा होता है, वो जो बिजनेस वाली मैथ्स होती है ना। तो जब आप लोगों का मैं आईबीए वाला ग्रुप डिजाइन करूंगा तो भाई वो तमाम बच्चे जो आईबीए वाले हैं ना, मुझे बाद में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर आप लोगों का मैं आईबीए का एक ग्रुप अलग से बना रहा हूँ। तो उस ग्रुप के अंदर आई विल बी शेयरिंग ऑल सॉर्ट ऑफ डेटा, और वहीं पे मैं जोहा भी आप लोगों से इंटरेक्शन कर रही होंगी। जो दूसरे बच्चे होंगे बेटा, आप लोगों की इंग्लिश और आईबी की इंग्लिश में बहुत डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। तो वो आप लोगों की क्लासेस नहीं होंगी, वो सिर्फ आईबी के बच्चों के लिए क्लासेस होंगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की इंग्लिश की क्लासेस अलग से हो रही होंगी, जो बच्चे एनईडी में अप्लाई कर रहे हैं मैरान में, उनकी इंग्लिश टोटली डिफरेंट होती है। खैर, कहने का मकसद क्या है कि भाई हमारे पास इसी तरीके से अब आती है हमारे पास, अल्लाह भला करे, नॉट आईओबीएम, अच्छा फास्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिवर्सिटी आती है ना फास्ट आती है। देखो मैं जल्दी जल्दी एक ओवरव्यू पहले दे रहा हूं, उसके बाद मैं बारी बारी आप लोगों के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो भाई अब आते हैं तीसरी सबसे बड़ी बेस्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर, फास्ट प्राइवेट सेक्टर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट नेम। फास्ट का वैसे फुल फॉर्म अगर मैं आपसे पूछूंगा ना, आप में से मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होगा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेस, फास्ट का जो फुल नेम था वो एनयूसीएस था, सही है ना। फास्ट के अंदर आपके पास होता क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अगर किसी बंदे के बैठे हुए होंगे ना, मेरे स्टूडेंट्स होंगे। मोर देन 95% स्टूडेंट जो किसी भी फास्ट के कैंपस में बैठे हैं वो मेरे शागिर्द हैं। आप फास्ट के किसी भी ग्रुप के ऊपर जाओ, सिर्फ वहां पर जाके लिखिएगा सर हाशिम जैसे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपको हर बच्चा ही बताएगा कि उसने कहां से तैयारी करी हुई थी। तो भाई फास्ट का जो टेस्ट होता है साल में सिर्फ एक दफा होता है। अब देखो फास्ट के बारे में जरा गौर से बात समझिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे एक इकोनॉमिकल ऑप्शन देख रहे होते हैं। मुझे ये बात मालूम है आप में से बहुत से बच्चे जीआईकेआई को अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे बहुत अच्छे से पता है। भाई जीआईकेआई की आपको पता है एक सेमेस्टर की फीस कितनी है, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए एक फादर का अपनी जेब से देना तकरीबन नामुमकिन होता है, सिंपल सी बात है, सही है ना। अनलेस एंड अनटिल आप जीआईकेआई के अंदर टॉप के मेरिट पोजीशन ना हासिल कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप में से बेतहाशा बच्चे कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। हलार अहमद आप में से एक बच्चा था, हाजिक आप में से एक बच्चा था, अब्दुल रहमान फैसल आप में से एक बच्चा था। जीआईकेआई के अंदर टॉप 20 के अंदर अगर आप आते हो तो आपकी तमाम फीस माफ हो जाती है। तो जीआईकेआई की फीस 9 लाख रुपए है। जीआईकेआई सीएस के लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर, मगर अगर आपको इकोनॉमिकल ऑप्शन एक देखना है ना, तो उसके अंदर मैं कहूंगा फास्ट से बेहतर कुछ नहीं है। भाई फास्ट एक बड़ी बेहतरीन ब्रांड नेम है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, तो फास्ट को लाजमी टारगेट किया करो। अब फास्ट का टेस्ट जो होता है ना, जरा गौर से बात समझिएगा, पूरे साल में फास्ट का टेस्ट सिर्फ एक दफा होगा, और ये टेस्ट होता है जुलाई के अंदर। यानी कि आपने जो पूरा साल बैठ के मेहनत करी है ना, उस मेहनत के ऊपर पता है क्या होगा, अगर तो टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए ना, अगर टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं है, जरा गौर से बात समझिएगा, बड़ी कड़वी बात कहूंगा, अगर फास्ट के टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, पूरे साल की मेहनत जाया है। लोग आएंगे आपके गले में हार का एक ताज पहना के चले जाएंगे, ये तो मेहनत ही नहीं करता था, ये तो पढ़ता ही नहीं था बैठ के। तो भाई अगर फास्ट को टारगेट कर रहे हो तो ये चीज जहन में रखो। एक टेस्ट है उसका नाम होता है एनटीएस का टेस्ट। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि भाई एनटीएस का जो एग्जाम है ना, इसकी कीमत होती है तकरीबन 800 रुपए, ये हर महीने होता है। मैं अपने बच्चों को हमेशा रिकमेंडेशन देता हूं शुरू से कि भाई एनटीएस का एग्जाम लाजमी तौर पे दो। आपका इससे फायदा क्या होगा कि ऑल्दो फास्ट अपना टेस्ट भी कंडक्ट करता है, मगर फास्ट का जो तरीकेकार है ना टेस्ट का, वो बहुत हद तक एनटीएस वाला भी होता है। मतलब एनटीएस में ऑल्दो दूसरे सब्जेक्ट्स भी आते हैं, मगर होता क्या है, इससे फायदा क्या होता है कि भाई एनटीएस का जब आप एग्जाम देते हो ना साथ साथ, तो आपको एक प्रैक्टिस हो रही होती है, आपको एक आइडिया हो रहा होता है किस तरीके से एनटीएस का एग्जाम माहौल होता है, किस तरीके से नेशनल टेस्टिंग सर्विस का माहौल चल रहा होता है। 800 रुपए को इतनी बड़ी बात नहीं है यार, आप लोग कहीं पे भी घर से बाहर निकलते हो डिनर करने के ऊपर या लंच करने के ऊपर, 800 रुपए वैसे ही खर्च हो जाते हैं। मैं एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, सही है, मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे 800 रुपए अफोर्ड करना भी इशू होगा। मैं बिल्कुल मैं इसी मुल्क में रहता हूँ बेटा, मैं बिल्कुल जानता हूँ कि कुछ बच्चों के लिए 800 रुपए अफोर्ड करना मुश्किल हो सकता है, मगर मैं स्टिल बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि बेटा एनटीएस का एग्जाम लाजमी दो। इससे आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि भाई एनटीएस का मतलब क्या होता है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस। काफी सारी यूनिवर्सिटीज एनटीएस को एक्सेप्ट करती हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती, कुछ लोकल यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही होती हैं,
जैसे आपके पास एयर यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद के अंदर है। इसी तरीके से आपके पास बहरिया यूनिवर्सिटी है, वो भी एनटीएस को एक्सेप्ट कर लेती है, फास्ट भी एक्सेप्ट कर लेती है। मगर एनईडी हो गई, मैरान हो गई, आपके पास नस्ट हो गई, ये एनटीएस को एक्सेप्ट नहीं करती। मैं बहुत कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ, जीआईकेआई भी नहीं करती। तो भाई एनटीएस को कुछ यूनिवर्सिटीज करती हैं, तो आपके पास एटलीस्ट एक बैकअप ऑप्शन रहता है। जैसे इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, एयर यूनिवर्सिटी, वो एक्सेप्ट कर लेती है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, मुश्किल नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, सही है ना। एनटीएस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कॉमसेट कर लेती है, कॉमसेट एक अच्छी यूनिवर्सिटी है पंजाब साइड की, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है इनफैक्ट मैं कहूंगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो आपके पास एक बैकअप पे ऑप्शन रहता है। तो देखो ये सारी बातें कोई आपको इंटर का टीचर नहीं बताएगा भाई, ये सारी बातें आपको साथ साथ में गाइड कर रहा हूँ कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। रिमेंबर दिस थिंग, इस क्लास पर अगर मैं इतनी मेहनत लगा रहा हूँ ना बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो भाई देखो, फास्ट जो है ना साल में एक ही दफा टेस्ट लेती है। कब टेस्ट होता है? जुलाई के अंदर। तो भाई फास्ट के टेस्ट का पोर्शन क्या होता है, फास्ट के टेस्ट का जो पेपर पैटर्न होता है ना, इसको ध्यान में रखो। अच्छा, ये जो टेस्ट पैटर्न है खत्म हो चुका है, अब ये टेस्ट पैटर्न नहीं होता। फास्ट के टेस्ट का तमाम प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट पैटर्न ये वाला होता है। फास्ट के टेस्ट के तमाम उसके अंदर जो पैटर्न होता है वो ये आ रहा होता है। फास्ट के अंदर आप किसी भी बीएस प्रोग्राम में अप्लाई करते हो, फास्ट के टेस्ट में आप किसी भी बीएस प्रोग्राम में अप्लाई करते हो, चाहे आप सीएस के लिए अप्लाई करते हो, डेटा साइंस के लिए अप्लाई करते हो, गेमिंग एंड एनिमेशन के लिए अप्लाई करते हो, साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अप्लाई करते हो, आप किसी भी फील्ड में अप्लाई करोगे ना, तो बेटा गौर से बात समझिएगा, 15% आपका होता है एडवांस मैथ्स का पोर्शन। यानी कि 50 एमसीक्यूज आएंगे एडवांस मैथ्स के। एडवांस मैथ्स का मतलब क्या होता है भाई, मैं भी आगे चल के आपको सारी चीजें गाइड करूंगा, अभी जस्ट मैं ऊपर ऊपर से कुछ बातें बता रहा हूं कि 50 एमसीक्यूज आते हैं एडवांस मैथ्स के। और भाई मुझसे बेहतर फास्ट को कोई नहीं जानता अल्हम्दुलिल्लाह। फास्ट के डायरेक्टर ऑफ एडमिशन के साथ लास्ट अभी मैंने पॉडकास्ट भी करी थी, और फास्ट के अंदर बेतहाशा जितने पेपर्स थे ना सारे मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। तो मैं आपको एक एक चीज अपनी क्लासेस के अंदर साथ साथ बता रहा हूँ कि भाई फास्ट के पेपर के अंदर कौन सा क्वेश्चन किस साल आया था और किस तरीके से हमने इसको टैकल आउट करना है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मेरी क्लासेस की। खास बात क्या होती है, मैं रीसेंट यूनिवर्सिटीज के जो पेपर पैटर्न होते हैं मैं आपसे शेयर कर रहा होता हूँ। तो फास्ट के टेस्ट के अंदर एक पोर्शन तो आता है एडवांस मैथ्स का। फिर आपके पास जो 20% पोर्शन आते हैं ना, 20 एमसीक्यूज आते हैं किसके? बेसिक मैथ्स के। अब देखो बेसिक मैथ्स का मतलब क्या होता है। बेसिक मैथ्स का मतलब जो आईबीएम में जो मैथ्स आते हैं ना, जैसे वर्ड प्रॉब्लम वाली मैथ्स हो गई, कि लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई एक्स जो है ना फादर की एज है, तो 10 साल के बाद बताइए स्टूडेंट की एज क्या होगी या सन की एज क्या होगी। ये सारे क्वेश्चन कहलाते हैं बेसिक मैथ्स के। बेसिक मैथ्स भाई आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई जा रही होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप मेरे पास आए हो ना, तो हर मर्ज का इलाज जो है ना मैथफ्लिक्स है, सही है ना, आपको हर चीज में गाइड करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास देन होता है आईक्यू का पोर्शन, एनालिटिकल स्किल्स। इसके अंदर क्या होता है, इसमें दो तरह के पोर्शंस होते हैं। एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू का मतलब ये होता है कि भाई इसके अंदर बेसिक रीजनिंग आ जाएगी, जिस तरह एनटीएस के अंदर होती है। इसलिए मैं कहता हूं एनटीएस का एग्जाम काफी हद तक फास्ट से रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसमें क्या होता है भाई, एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है बच्चा? एनालिटिकल रीजनिंग होती है कि भाई बेसिक लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि लेट सपोज एक क्लास के अंदर 4 बच्चे हैं, पहले वाले बच्चे की सीजीपी आपके पास 2+ है, दूसरे बच्चे की जो जीपीए है वो 3+ है, चौथे तीसरे बाकी के दो बच्चों की जो जीपीए है वो 4 है। मैं कहता हूं कि भाई एक जो है ना लेटर लिखा जाएगा किसी टीचर को, तो कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कोई कंडीशन दे दूंगा। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है कि भाई बेसिक रीजनिंग टाइप के कॉन्सेप्ट होना, ये आईक्यू के अंदर ही शुमार होता है। इनकी आपकी प्रॉपर क्लासेस होंगी, आपको प्रॉपर डिटेल में गाइड कर रहे होंगे, सही है ना। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी गाइडेड। अच्छा, सिमिलरली इंग्लिश का पोर्शन बहुत ही जो है ना माठा होता है फास्ट में। इनफैक्ट फास्ट के बारे में तो चलो मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ये काम करने के लिए, मगर इंग्लिश का जो पोर्शन होता है ना फास्ट के अंदर सिर्फ 10% का होता है। यानी कि इसके अंदर इसके एमसीक्यूज आते तो ज्यादा हैं, मगर उसमें नंबर बहुत कम कट रहे होते हैं। अच्छा, फास्ट के अंदर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखिएगा फास्ट के अंदर क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। मगर अगेन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, इतनी कोई खास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मगर मैं सारी चीजें आप लोगों को साथ साथ गाइड कर रहा हूँ कि भाई आपने किस तरीके से क्या चीज लेके चलनी है और क्या चीज नहीं लेके चलनी, सही है ना बेटा। बस दो बातों को अपने जहन में रखिएगा कि भाई फास्ट के टेस्ट के अंदर एडवांस मैथ्स भी है, बेसिक मैथ्स भी है, एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू है, इंग्लिश का पोर्शन है। फास्ट के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, बाकी अभी तक किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया नस के बारे में, नस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मैंने आपको आईबीए का बताया, आईबीए में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसके बाद मैंने आपको फास्ट का बता रहा हूँ, फास्ट में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। मगर किस तरीके से उसको टैकल आउट किया जाता है, नेगेटिव मार्किंग का कहां पे नुकसानदेह होती है, नेगेटिव मार्किंग का नुकसान क्या होता है, वो मैं ये आगे चल के डिफाइन करूंगा। अभी आपको अगर मैं स्टार्टिंग में नेगेटिव मार्किंग से डरा दूंगा ना, आप परेशान हो जाओगे। बस एक चीज अपने जहन में रखो, एक चीज बस अपने जहन में रखिएगा, दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में अगर नेगेटिव मार्किंग मौजूद है ना, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में अगर नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोनी करने, इसका मतलब होता है तुक्के नहीं मारने वहां पे। इसका मतलब ये होता है आपने थोड़ा सा लॉजिकली जो है ना क्वेश्चंस को मार्क करना होता है। तो नेगेटिव मार्किंग का सिर्फ एक नुकसान होता है, नेगेटिव मार्किंग से वो बच्चा परेशान होता है जिसने तैयारी नहीं करी भी। नेगेटिव मार्किंग उस बच्चे के लिए नुकसानदेह है जो कि बिल्कुल ही बगलोली मार के आता है। नेगेटिव मार्किंग अच्छे बच्चे के लिए कभी भी मसला नहीं होती। अक्सर बच्चों को लगता है कि शायद फास्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है इसलिए मेरिट कोई हाई बनता है।
नहीं बेटा, फास्ट के अंदर जो 90+ स्कोर है इस दफा मेरे बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह आया हुआ है, 85+ बेतहाशा बच्चों का आया हुआ है। तो याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ उस बच्चे के लिए मसले की बाइस बनेगी जो कि अकल का इस्तेमाल नहीं करेगा। ऊपर वाले ने आपको अकल दी है ना, इधर यू बिलोंग फ्रॉम अ हिंदू रिलीजन, इधर यू बिलोंग फ्रॉम मुस्लिम रिलीजन, हम सबको पता है कि यार ऊपर वाला हमारा कोई ना कोई क्रिएटर है, कोई ना कोई हमारा क्रिएटर तो बैठा हुआ है ना। तो भाई आपको क्रिएटर ने एक दिमाग दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि भाई नेगेटिव मार्किंग अगर दुनिया की किसी भी पेपर में इन्वॉल्व हो रही होती है, उसको टैकल करने का तरीका क्या होता है? टैकल करने का तरीका ये होता है कि भाई जो क्वेश्चन नहीं आता ना उस पे तुक्का नहीं मार के आओगे। और ये चीज बहुत नुकसानदेह होती है, मैं इसलिए बच्चों को बताता हूँ। उसके पीछे रीजन क्या है? आई रिमेंबर कि मेरी फास्ट के डायरेक्टर के साथ जो है ना एक मीटिंग थी, मैंने एक पॉडकास्ट करी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पॉडकास्ट अपनी स्टार्ट करी थी, और मैं डिफरेंट लोगों से पास जो मेरे हाई अचीवर्स होते हैं मैं उनसे कोशिश करता हूँ पॉडकास्ट कर सकूं। तो मैंने एक पॉडकास्ट करी थी अपने पर्टिकुलरली फास्ट के डायरेक्टर के साथ रिगार्डिंग दी एडमिशंस। तो मैंने उसके अंदर उस बंदे ने मुझे हंसते हुए एक बात बताई थी। वो एडमिशंस के डायरेक्टर ने फास्ट के, उन्होंने पता है क्या बताया था? उन्होंने मुझे एक जुमला बताया था, आज मैं पहली क्लास में आपसे जिक्र कर रहा हूँ, पहली क्लास के अंदर। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये जिस दिन आप फास्ट का टेस्ट दे रहे हो ना, उस दिन तक आप इस जुमले को अपने जहन में रखिएगा। उस बंदे ने मुझे हंसते हुए बताया था कि हाशिम भाई, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको ऐसे ऐसे बच्चों का रिजल्ट दिखा सकता हूं जो फास्ट के अंदर तमाम के तमाम एमसीक्यू अटेम्प्ट करके आते हैं। बाय द वे, फास्ट के अंदर 120 एमसीक्यूज होते हैं, 50 एमसीक्यूज होते हैं आपके पास 50 एमसीक्यूज का पोर्शन आता है। किसके अंदर? 50 एमसीक्यूज होते हैं आपके पास सिंपल तरीके से एडवांस के अंदर, एडवांस मैथ्स के अंदर। देन 20 आपके पास आ रहे होते हैं बेसिक मैथ्स के अंदर। इसी तरीके से आपके पास इंग्लिश के अंदर 30 एमसीक्यूज होते हैं, और आपके पास आईक्यू के अंदर भी 20 एमसीक्यूज होते हैं। तकरीबन 120 नंबर का पोर्शन बनता है हमारे पास। तकरीबन कितने नंबर का एमसीक्यूज का पोर्शन बनता है? 120 का। तो उस बंदे ने एक बात जो करी थी ना, मुझे आज भी याद है। उस बंदे ने पता है क्या बोला था? कि सर, हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि तमाम के तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो 120 में से 120 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करके आते हैं, मगर जो उनका नेट स्कोर होता है ना, वो -2 या -3 होता है। यानी कि जो उनके पेपर के टोटल नंबर होते हैं ना, वो -2 या -3 होते हैं। आपको सुन के हंसी आई या आपको सुन के रोना आया? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये होता है कि 120 एमसीक्यूज के अंदर तुक्के मार के आ गए। यानी कि वो बच्चे इतने नमूने होते हैं कि वो 120 में से 120 एमसीक्यूज में तुक्के मार के आ गए। जाहिर सी बात है, अगर सारे एमसीक्यूज में तुक्के मार के आओगे तो हर एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व है। तो नेगेटिव मार्किंग करते करते टोटल स्कोर ही नेगेटिव में आ जाएगा। तो अक्सर बच्चे इन बातों को समझते नहीं है। तो भाई आपने टेंशन नहीं लेनी, हम आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीजों को कवर करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम बातों को समझेंगे। भाई ये छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर नेगेटिव मार्किंग आ रही है, किसी भी यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग आ रही है, तो भाई वहां पे तुक्के नहीं लगाने। तुक्के लगाओगे तो खुद आप अपने साथ नाइंसाफी करोगे, तुक्के लगाओगे तो बेटा खुद आप अपने साथ एक गलती करोगे। तो रिमेंबर दिस थिंग, हर जगह पे तुक्के लगाए नहीं जाते भाई, कुछ जगहों पे तुक्के लगते हैं, कुछ जगहों पे नहीं लगते। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे भाई नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे चलो तुक्के लगा लोगे। मगर जहां पे नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व है, वहां पे तुक्के थोड़ी लगा सकते हो बेटा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया है। अच्छा, तो भाई ये फास्ट का एक पैटर्न होता है। फास्ट का पैटर्न होता है कि भाई 120 एमसीक्यू जो है वो कैसे डिवाइडेड है? कि भाई लेट सपोज अगर आप सीएस या इंजीनियरिंग किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, 10% का पोर्शन आएगा इंग्लिश का, सही, एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू 20% के ऊपर आएगा, बेसिक मैथ्स हमारे पास 20% के ऊपर आएगी, एडवांस मैथ्स का पोर्शन 50% होगा। तो बाय द वे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अगर आपने मैथ्स की क्लासेस मुझसे तरीके से ले ली और मैथ्स की अच्छी तैयारी कर ली, तो भाई 50% पोर्शन एडवांस मैथ्स का, अगर आपने एडवांस मैथ्स के पोर्शन में ही सारे क्वेश्चन या तकरीबन क्वेश्चन सही कर दिए, तो आपका वहीं पे एडमिशन कंफर्म हो जाएगा फास्ट का। फास्ट का टेस्ट जैसे ही खत्म होता है भाई, स्क्रीन के ऊपर उधर ही नंबर लिखे हुए आ जाते हैं, और आपको पता चल जाता है या तो आपकी नैया पार हुई है या आपकी नैया डूब गई है कहीं पे जाके। तो खैर, आहिस्ता आहिस्ता सारी बातों को भी समझेंगे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। एनटीएस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एनटीएस के काफी तरह के टेस्ट होते हैं। अच्छा, एनटीएस मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि देखो, अपनी तैयारी को जज करने के लिए जो है ना, एनटीएस लाजमी तौर पे दो। मैं एनटीएस की बात क्यों करता हूँ भाई? लेट सपोज आप में से बेतहाशा बच्चे ऐसे होंगे जो कि सिर्फ एनईडी के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे। यार मैं भी आप तमाम लोगों के क्वेश्चंस को लूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है भाई आपके जहनों में बहुत सारे भी क्वेश्चंस होंगे, आई विल बी आंसरिंग ऑल दोज ऑफ क्वेश्चंस। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि देखो, आप में से बहुत से बच्चे भी एनईडी में अप्लाई कर रहे होंगे, या मेहरान में अप्लाई कर रहे होंगे, या नस में अप्लाई कर रहे होंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि कोशिश करो हर 2 महीने के बाद एनटीएस का एग्जाम लाजमी दे लो। अगर आपने देखो, एनटीएस में आराम से 90+ का स्कोर आ जाता है। अगर तो एनटीएस में आप अच्छा स्कोर लेकर आओगे ना भाई, इसमें आपका बड़ा फायदा है। उस स्कोर को आप पूरे साल किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, वहां पे यूज कर सकते हो। याद रखिएगा, अगर आप लेट सपोज फास्ट में अप्लाई कर रहे हो, तो फास्ट का टेस्ट जो होता है ना, वो जुलाई के अंदर होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, अक्सर बच्चे मुझसे बार बार ये क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ। फास्ट का टेस्ट होता है जुलाई के अंदर। अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर एनटीएस का स्कोर कब तक का मैं सबमिट करवा सकता हूं? यानी कि सर एनटीएस का एग्जाम तो जनवरी में भी हो रहा है, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी, साल के हर महीने में होता है एनटीएस का एग्जाम। तो अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर फास्ट कौन से वाले मंथ तक का एनटीएस एक्सेप्ट कर लेता है? तो याद रखिएगा, जून तक का, यानी कि जून तक का जो रिजल्ट है ना, अगर तो वो आ गया,
जून के एंड के अंदर, नहीं तो जुलाई के स्टार्ट में आएगा। अगर तो फास्ट के जो एडमिशन डेडलाइन है उससे पहले पहले तक आपके जून का एनटीएस का रिजल्ट आया हुआ है, तो आप जून के एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जिस एनटीएस में भी आपका हाईएस्ट स्कोर है उसकी बेसिस पे भी आप फास्ट में अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो याद रखिएगा, आप अगर साल के 12 महीने के 12 एनटीएस के एग्जाम भी देते हो ना, 800 रुपये फीस है यार, बहुत मामूली फीस है एनटीएस की, 800 रुपये की सिर्फ फीस है। तो अगर आप पूरे साल के तमाम महीने के एनटीएस के एग्जाम भी देते हो, तो रिमेंबर दिस थिंग, जिसमें भी आपके हाईएस्ट नंबर आते हैं ना एनटीएस के अंदर, तो आप उसको किसी भी यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल कर सकते हो, वो यूनिवर्सिटी जो एक्सेप्ट करती है एनटीएस को। एनटीएस का पैटर्न क्या होता है, तमाम चीजें मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। सही है ना, मैंने लिखी हुई सारी बातें, कि नॉर्मली 32 यूनिवर्सिटीज पूरे पाकिस्तान की ऐसी हैं जो कि एनटीएस के उसको एक्सेप्ट करती हैं। देखो बेटा, अगेन मैं बता रहा हूँ, सारी बातें जो है ना ये आसमान से नहीं उतरती भाई, इसके लिए बड़ी मैंने रातें काली करी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान में 32 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एनटीएस को एक्सेप्ट करती हैं, जिनमें से दो बड़ी मेजर यूनिवर्सिटीज जहां पे ऑब्वियसली आपको जाना चाहिए, उनकी मैं बात करता हूं। उनमें से एक फास्ट है, एक कॉमसेट्स है, एक एयर यूनिवर्सिटी है। सही है ना? अच्छा, याद रखिएगा, अगर आप फास्ट के अंदर एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, लास्ट ईयर फास्ट ने एक पैटर्न के अंदर तब्दीली करी थी, और तब्दीली ये करी थी कि वो बच्चा जो एनटीएस के ऊपर अप्लाई कर रहा है वो फास्ट का टेस्ट नहीं दे सकेगा। तो भाई ये बात की कहानी है। अगेन मैं भी इन चीजों के ऊपर, इन क्लैरिटीज के ऊपर या इन बारीकियों के ऊपर नहीं जा रहा, अभी मैं खाली ऊपर ऊपर से आपको चंद बातें बता रहा हूं। तो भाई लास्ट ईयर ऑल्दो फास्ट ने ये एक पॉलिसी निकाली थी कि आप या तो एनटीएस के ऊपर अप्लाई करोगे या फास्ट के अपने टेस्ट पे अप्लाई करोगे, जो कि एनयू टेस्ट कहलाता है। सही है ना, एनयू टेस्ट कहलाता है। तो लास्ट ईयर फास्ट ने पॉलिसी निकाली थी। उससे पहले सालों में ये होता था कि आप एनटीएस और एनयू दोनों पे अप्लाई कर सकते होते थे, जिसमें भी आपका हाईएस्ट मेरिट होता था, फास्ट खुद ही उसे एक्सेप्ट कर लेता था। मगर लास्ट ईयर फास्ट ने पॉलिसी निकाली थी कि एनटीएस या फिर फास्ट का अपना टेस्ट, कोई एक चीज आपको सबमिट करवानी थी। तो इस दफा क्या होगा, अभी कुछ भी कहना कबलस वक्त है। इस साल के जब एडमिशन ओपन होंगे फास्ट के, जो कि ऑब्वियसली मई के अंदर आएंगे, अप्रैल में आएंगे, तो उस वक्त मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो अभी आपको इतनी बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आपने बेसिक चीज ध्यान में रखनी है, अभी आपने तैयारी पे फोकस करना है मेरे प्यारे बेटे। सही है ना? तो भाई पाकिस्तान में 32 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि नेट के एग्जाम को, नेट का मतलब एनटीएस ही होता है, जो नेट के एग्जाम को, एनटीएस के एग्जाम को एक्सेप्ट करती हैं, जिनमें से फास्ट, कॉमसेट और एयर यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इसको एक्सेप्ट कर रही होती हैं। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर देखो, हमारे पास जो एनटीएस के एग्जाम्स होते हैं उनमें बेसिक टाइप्स क्या होती हैं, कि भाई एक होता है एनटीएस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए, यानी कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने इंटरमीडिएट के अंदर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री का कोर्स पढ़ा हुआ है ना, तो वो नेट आई को अटेम्प्ट करते हैं। वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं वो नेट आईएम को अटेम्प्ट करते हैं। वो तमाम बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड पढ़ा हुआ होता है, यानी कि इंटर या ए लेवल्स के अंदर उन्होंने कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होता है, वो नेट आईसीएस को अटेम्प्ट करते हैं। आर्ट्स वाले नेट आईए को करते हैं, कॉमर्स वाले नेट आईकॉम को करते हैं, जनरल साइंस, पता नहीं मैंने दोबारा से क्यों लिख दिया, जनरल साइंस कंप्यूटर साइंस को ही कहते हैं। खैर, तो कहने का मकसद क्या है कि भाई आप में से जो बच्चे जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई इंटर या ए लेवल्स के ऊपर, नेट आई अटेम्प्ट करते हैं, और जिन बच्चों ने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर का कोर्स पढ़ा हुआ होता है वो नेट आईसीएस को अटेम्प्ट करते हैं। सही है ना? नॉर्मली एनटीएस के अंदर आपके पास चार तरह के पोर्शंस होते हैं। वो चार पोर्शंस बेटा यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने लिखे हुए भी हैं, कि भाई एनटीएस का पेपर पैटर्न क्या होता है। इंग्लिश का पोर्शन होता है, प्रॉपर तैयारी करवाएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग होती है हमारे पास। सही है ना? एनालिटिकल रीजनिंग भी आपकी प्रॉपर्ली मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग के प्रॉपर्ली आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे। देन हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव का पोर्शन। क्वांटिटेटिव के अंदर बेसिक अर्थमेटिक होती है, अलजेब्रा होती है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं। और फिर जो चौथा पोर्शन होता है ना, उसमें सब्जेक्ट वाइज होते हैं, यानी कि लेट सपोज अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आएगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो तो फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथ्स आएगी। यानी कि देखो, जो एनटीएस होता है ना, इसको गौर से जरा आप बात समझिएगा। एनटीएस के अंदर टोटल चार तरह के आपके पोर्शंस होते हैं। पहला पोर्शन किसका है? इंग्लिश का। पहला पोर्शन किस चीज का? इंग्लिश का। सेकंड पोर्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग का आपकी इसकी प्रॉपर क्लासेस कंडक्ट होंगी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। तीसरा पोर्शन जो होता है ना, ये होता है क्वांटिटेटिव मैथ्स का। अक्सर बच्चों को क्वांटिटेटिव का मतलब नहीं पता होता भाई। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है बेसिक मैथ्स का पोर्शन। जाहिर सी बात है भाई, सारी चीजें आपको कवर करवा रहे हो तो बेसिक मैथ्स आपकी ऑब्वियसली इजीली कवर अप हो जाएगी। चौथा पोर्शन जो होता है ना, ये होता है सब्जेक्ट वाइज का। सब्जेक्ट वाइज का मतलब क्या होता है बेटा, कि लेट सपोज अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर, अगर आपने इंटर या बात बड़ा गौर सुनिएगा, अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी थी ना, तो आपके सब्जेक्ट के पोर्शन के अंदर फिजिक्स का पोर्शन होगा, केमिस्ट्री का पोर्शन होगा और मैथ्स का पोर्शन होगा। वाइल अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ी थी, तो फिर आपके पास कंप्यूटर होगी, फिजिक्स होगी और साथ में मैथ्स का पोर्शन होगा। तो एनटीएस के एग्जाम में चार पोर्शंस होते हैं। बट बिलीव मी, एनटीएस का जो है ना बहुत ही आसान पेपर होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं, मेरे पास एनटीएस की जो पहली पोजीशन थी ना, वो अख्तर, क्या नाम था, बिलाल अख्तर नाम था उसका, पता नहीं क्या नाम था, नाम भी भूल गया अपने स्टूडेंट का। मतलब एनटीएस के अंदर 95 प्लस का परसेंटाइल बहुत ही आराम से आता है। अगर आप थोड़ी सी अच्छी तैयारी भी कर लोगे ना, एनटीएस में आप आराम से 90 प्लस का परसेंटाइल ला सकते हो। देखो, एनटीएस का फायदा यही है कि अगर आपने तरीके से बैठ के एनटीएस की तैयारी कर ली ना, तो आपके पास अगर 90 प्लस का स्कोर आ
गया या 92 प्लस का स्कोर आ गया, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई आप अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, कॉमसेट्स में, फास्ट में, सो ऑन। तो भाई मेरे पास अभी इस साल मेरे मेरे जहन से नाम निकल रहा है, अख्तर करके एक बच्चे का नाम था, अख्तर, मुझे मेरे बैच नंबर 4 या 3 का स्टूडेंट थे वो। उनकी एनटीएस के अंदर भी पहली पोजीशन थी, एनटीएस कॉमसेट्स के अंदर पहली पोजीशन थी उस बच्चे की। इसके अलावा मुझे याद है असरा आबड़ो नाम था शायद उसका, उसका 97 या 98% आए थे, 97 या 98 नंबर थे उसके जून के एनटीएस के अंदर। इसके अलावा बेतहाशा बच्चों के थे। तो भाई एनटीएस के अंदर अगर आप थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी करते हो, आप इन तमाम टॉपिक वाली चीजों को लेके चलते हो, आपकी तमाम की तमाम चीजें कवर अप हो जाती है, सही है ना। अच्छा, अगेन मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको मैं पर्टिकुलरली ये जो है ना प्रोवाइड कर दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब फाइनली आते हैं एनईडी के ऊपर। मुझे पता है यार आप में से बहुत सारे बच्चे एनईडी के लिए बैठे हैं, आई एम सो सॉरी यार, बट मैं क्या करूं। देखो, मेरी कोशिश होती है हर तरह की यूनिवर्सिटीज को बच्चे के बारे में गाइड करना, क्योंकि देखो सिर्फ आपने एनईडी को टारगेट नहीं करना, आपने हर यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। अब देखो भाई, जब हम एनईडी के ऊपर आ रहे हैं, तो एनईडी क्या है भाई, एनईडी सर हाशिम का घर है, एनईडी सर हाशिम का अपना घर है। तो भाई एनईडी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कोई जीत नहीं सकता। एनईडी के अंदर लास्ट 7 ईयर से पोजीशन भी मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। एनईडी के अंदर फर्स्ट पोजीशन भी इस साल की भी मेरे पास है, इसके अंदर मेरे पास सिराजुल हक भी था, इसमें रमीज कामरान भी था। दोनों राउंड्स के अंदर 96 का स्कोर करना दोनों बच्चों ने अलग अलग किया। इसके अलावा 40 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह 90 प्लस का स्कोर मेरे पास था, मेरे स्टूडेंट्स के पास था। तो भाई एनईडी का जो टेस्ट होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट होता है। इस दफा एनईडी का जो टेस्ट हुआ था, याद रखिएगा, वो जमाने चले गए जब फाख्ता बुलबुल उड़ाया करती थी, या पता नहीं अली साहब फाख्ता उड़ाया करते थे, इस तरह का एक मुहावरा होता है। तो भाई पहले होता यह था कि एनईडी का जो टेस्ट था ना, पहले जून जुलाई के बाद होता था। इस दफा एनईडी ने धमाका कर दिया था। क्या धमाका किया था आपको पता है? एनईडी ने मई में टेस्ट ले लिया था। मई के अंदर जो है ना, आपके कॉलेज के प्रीलिम्स भी नहीं हुए होते, एनईडी ने उस वक्त टेस्ट रख दिया था। तो वो तमाम बच्चे हिल के रह गए थे, जिन बच्चों जो बच्चे नालायक थे ना, जो बच्चे इन्होंने तैयारी नहीं स्टार्ट करी हुई थी स्टार्टिंग से। आप में से जितने बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, वो मुझसे क्या कहते हैं, सर आपका बैच 2 कब स्टार्ट होगा, आपका बैच 3 कब स्टार्ट होगा। मैं हमेशा एक बात आप लोगों से करता था, क्या कहता था कि बेटा बैच 1 स्टार्ट हो रहा है, इसको पकड़ लो, अदरवाइज आपके लिए मसला है। क्यों? क्योंकि भाई यूनिवर्सिटीज अपनी टेस्ट डेट्स को पीछे लेकर आ रही हैं। इस दफा एनईडी का टेस्ट लास्ट ईयर यानी कि अभी कब हुआ, 2024 के अंदर, मई के अंदर हो गया। और जो दूसरा टेस्ट था एनईडी का, वो हुआ था जुलाई के स्टार्ट के अंदर। यानी कि भाई आप लोगों के अगर सेकंड ईयर के एग्जाम लेट्स सपोज जून के एंड में खत्म हुए, तो भाई आपके पास टाइम ही अवेलेबल नहीं है तैयारी करने का। तो तैयारी कब होगी? तैयारी होगी अभी से, तैयारी होगी आज से, तैयारी होगी अभी से। तो याद रखिएगा एनईडी का टेस्ट कब है? मई के अंदर पहला राउंड होता है, दूसरा राउंड होता है जुलाई के अंदर। सेम गोज फॉर दी मेहरान, मैं भी मेहरान में आगे चल के आऊंगा मेहरान के ऊपर। मेहरान का टेस्ट भी सेम ड्यूरेशन पे हुआ था। पता नहीं सिंध के अंदर ये दोनों बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी आपस में मुकाबला कर रही हैं। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट सेक्टर में नंबर 1 यूनिवर्सिटी, तो सिंध के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो आ रही है वो एनईडी आ रही है, और मेहरान यूनिवर्सिटी आ रही है। तो भाई वो तमाम बच्चे जिनके रिसोर्सेज कम है, या वो तमाम बच्चे जो गवर्नमेंट सेक्टर में तालीम हासिल करना चाहते हैं, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं अपने माँ बाप के पैसे बचाओ। अगर तो तुम्हें जीआईकेआई फुल 100% स्कॉलरशिप दे रही है, तो गो फॉर जीआईकेआई। या फिर अगर अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो गो फॉर जीआईकेआई और आईबी और फास्ट। बट अगर अफोर्डेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर माँ बाप के पैसे बचाओ, एनईडी से बैचलर्स करो, कल को मास्टर्स बाहर से करो, कोई मसले की बात थोड़ी है उसके अंदर। एनईडी का नाम, एनईडी की डिग्री दुनिया भर में रिकॉग्नाइज होती है, वेल रिकॉग्नाइज डिग्री है बेटा। तो भाई एनईडी की वैसे फुल फॉर्म होती है नादिर शाह एडल शाह डनशाह पाशा यूनिवर्सिटी। अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई सिस्टम एनईडी का दुनिया भर में बैठा हुआ है। बेतहाशा अच्छी यूनिवर्सिटी है आपके पास। आपके पास मई के अंदर पहला टेस्ट आएगा, जुलाई में दूसरा टेस्ट आएगा। एनईडी का जो टेस्ट होता है ना, उसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं। और इसके अंदर होता है क्या भाई, हर पोर्शन 25 नंबर का होता है। मैथ्स का पोर्शन 25 नंबर का है, फिजिक्स का पोर्शन 25 नंबर का है, केमिस्ट्री का पोर्शन 25 नंबर का है, इंग्लिश का पोर्शन 25 नंबर का है। अगर जो बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड से होता है, उसके पास बायोलॉजी का पोर्शन होगा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री और इंग्लिश होगी। जो बच्चा प्री कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होता है, जिसने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ी होती है, तो उसके पेपर पोर्शन में कंप्यूटर आएगा, मैथ्स आएगा, फिजिक्स आएगा और इंग्लिश आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी कि देखो अगेन, आपका जो भी एनईडी का टेस्ट होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा, वो डिपेंड करता है आपके इंटर या ए लेवल्स पे। आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर अगर तो केमिस्ट्री पढ़ी हो तो केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा, कंप्यूटर पढ़ी हो तो कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। अच्छा, नॉर्मली एनईडी के टेस्ट के, अच्छा मैं एक बात यहां पे बड़ी कैटेगोरिकली कर देता हूं। पाकिस्तान के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सिवाय पाकिस्तान में 2 यूनिवर्सिटीज के। अब जो मैं बात करने वाला हूं, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं पे लिख लीजिएगा। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ है। सिर्फ 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ है। इस बात को जहन में रखिएगा। सिर्फ 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ है। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज हैं। उनमें से एक का नाम एनईडी है और एक का नाम है प्याज। प्याज के ऊपर भी आगे चल के आऊंगा। प्याज ये वो वाला प्याज नहीं है, आलू टमाटर वाला। प्याज पाकिस्तान की नंबर 1 केमिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज इसका नाम है फुल फॉर्म। बट पाकिस्तान की नंबर 1 है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। इसके बेटा, इसके जो एलुमनाइज होते हैं उनको हाथों हाथ लिया जाता है दुनिया भर में। केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर नंबर 1 है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो दुनिया में पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ है, एक एनईडी है और एक प्याज है, सही है ना। सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ होता है।
खैर एनईडी के टेस्ट के अंदर 100 एमसीक्यूज होते हैं, 120 मिनट का टाइम होता है, यानी कि 2 घंटे का टाइम होता है। तो निस्बतन नस के मुकाबले में थोड़ा सा चिल माहौल है आपके लिए, सही है ना। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एनईडी के टेस्ट के अंदर। और कैसे पढ़ाई करनी है भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, फिर आती है हमारे पास मेहरान। तो मेहरान की भी क्या ही बात करें, मेहरान के टेस्ट में बेटा कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, रिमेंबर दिस थिंग, किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है सिवाय एनईडी और प्यास के। मेहरान का टेस्ट भी कैसा टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मेहरान के टेस्ट के अंदर 100 एमसीक्यूज आएंगे, वही फिजिक्स का पोर्शन है, केमिस्ट्री का है, इंग्लिश का है, मैथ्स का है। तो मेहरान का टेस्ट भी आपके पास कब होगा, मेहरान का टेस्ट भी आपके पास पहला टेस्ट जो होता है बेटा ये मई के अंदर होगा। मेहरान का जो पहला टेस्ट है ये आपके पास मई के अंदर होगा। और जो मेहरान का दूसरा टेस्ट होता है ये तकरीबन जून एंड जुलाई के अंदर होता है, सही है ना। तो मेहरान के भी हमारे पास दो तरह के टेस्ट आ रहे हैं, सही है ना। सर जीआईके में भी अलाउ नहीं है मेरा बेटा, सही है ना, जीआईके में भी अलाउ नहीं होता, क्लियर है बेटा। तो मेहरान का भी हमारे पास दो तरह के टेस्ट आ रहे हैं, एक मई में एक जून के अंदर। तो मेहरान का भी ये सेम तरह का एनईटी तरह का पैटर्न होता है, इसमें दोनों एक तरह की गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप इंटीरियर सिंध से बिलोंग करते हैं तो मेहरान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली एनईडी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब आते हैं प्यास के ऊपर। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद के अंदर है। इसका फुल फॉर्म मेरे ख्याल में है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, सही है ना। पाकिस्तान की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, उसके अंदर प्यास नंबर 1 आती है, सही है ना, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए टॉप यूनिवर्सिटी है। प्यास का अपना टेस्ट होता है। अच्छा, प्यास का साल में 3 दफा टेस्ट होता है, प्यास का साल में 3 दफा टेस्ट होता है। 2 दफा टेस्ट आपके पास पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में होता है, एक दफा टेस्ट मगर सिर्फ इस्लामाबाद में होता है। प्यास का एक दफा टेस्ट होता है आपके पास मई के अंदर, एक दफा टेस्ट होता है हमारे पास तकरीबन ये अप्रैल मई के अंदर होता है, एक दफा टेस्ट होता है अप्रैल मई के अंदर, एक दफा टेस्ट होता है जून के अंदर फिर, यानी कि आपके पास, और एक दफा टेस्ट होता है फिर जुलाई के अंदर। डेट्स को मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूं मगर आपके पास टेस्ट साल में 3 दफा होता है। प्याज यूनिवर्सिटी का टेस्ट साल में 3 दफा होता है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और इसका टेस्ट कहा जाता है नस लेवल का मुश्किल टेस्ट है, और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता रहा हूं। तो भी कहने का मकसद क्या है, प्याज का टेस्ट बिल्कुल एक मुश्किल डिफिकल्ट टेस्ट होता है, होता बड़ा इंटरेस्टिंग है, सही है ना। तो प्याज के अंदर आपके पास नेगेटिव मार्किंग तो ऑल्दो नहीं होती, मगर खास बात क्या है कि भाई अप्रैल मई में एक दफा टेस्ट है, एक दफा जून में टेस्ट है, एक दफा जुलाई के अंदर टेस्ट है, साल में 3 दफा टेस्ट होता है। 2 दफा टेस्ट जो होता है पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में होता है, मगर एक दफा जुलाई वाला जो टेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर प्यास के अपनी प्रेमिसेस के अंदर हो रहा होता है। पोर्शन इसका क्या होता है भाई, मैथ्स इसके अंदर 30 एमसीक्यूज की आती है, फिजिक्स के अंदर 30 एमसीक्यूज की आती है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर 20 एमसीक्यूज की आती है, इंग्लिश 20 एमसीक्यूज की आती है। तो अगेन मैंने आपको बेसिक जानबूझ के सिर्फ पहले थोड़ा सा बेसिक क्राइटेरिया समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी इसको देखने की जरूरत नहीं है, स्कॉलरशिप वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर मैं जीआईकेआई की बात करूं, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। देखो भाई, लोगों के जहनों में जो है ना एक डाउट होता है, मैं एक चीज आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। अक्सर लोगों को शायद लगता है, जो नए नए बच्चे होते हैं ना, इनको लगता है कि पाकिस्तान में सीएस की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है सर शायद फास्ट है, सर शायद फास्ट यूनिवर्सिटी का सीएस सबसे अच्छा है। कुछ जो नए नए बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है, बेटा नहीं। पाकिस्तान में जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है ना सीएस की, वो है जीआईकेआई या फिर नस्ट, सही है ना। मैं आपको ओपनली एक चीज बता रहा हूँ, चूंकि नस्ट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है तो फिर ऑब्वियसली फास्ट से जीआईकेआई बचती है, और जीआईकेआई वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। जीआईकेआई की ऑल्दो फीस बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूँ जीआईकेआई की जो पहला जो चालान मिलता है 9 लाख रुपए का चालान है, 9 लाख रुपए किसी भी माँ बाप के लिए अफोर्ड करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मगर जीआईकेआई बेतहाशा स्कॉलरशिप्स देती है। अगर आप जीआईकेआई के अंदर टॉप 20 के अंदर आते हो ना, 100% स्कॉलरशिप है थ्रू आउट योर 4 ईयर्स। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है। और ये जीआईकेआई है आपके पास सवाबी के अंदर, तो अगेन आपको बड़ा एक अच्छा आपको अलाउंस वगैरह है कि आप कभी मर्दान साइड पे घूमने चले गए, कभी आप नारायण का गान की खूबसूरतियों में चले गए, तो है लोकेशन भी बहुत अच्छी है। एंड आई हैव वर्कड विद मल्टीपल एलुमनाइज ऑफ जीआईकेआई व्हेन आई वाज इन जीएसके, तो मैंने बेताशा जीआईकेआई के बच्चों के साथ काम किया। एंड बिलीव मी दे आर वेरी गुड। लम्स का बच्चा भी बड़ा अच्छा होता है, आईबी का बच्चा भी होता है, एनआईटी का भी अच्छा होता है। देखो, जॉब जो मिलती है वो बात की कहानी है, जॉब आपको मिलती है आपकी स्किल्स के ऊपर। मगर अगेन जीआईके वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ बच्चों को जीआईकेआई के ऊपर। जीआईकेआई का जो टेस्ट होता है भाई, इसमें 80 एमसीक्यूज हैं। इसमें सिर्फ आपके पास मैथ्स आ रही है, फिजिक्स आ रही है, इंग्लिश आ रही है, मगर है बहुत अच्छी। और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल आ रही है आपके पास, सही है ना। नेगेटिव मार्किंग आपके पास इस करेक्ट आंसर करने के ऊपर आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, और रॉन्ग आंसर आपको -1, आपको रॉन्ग आंसर करने पे एक नंबर आपका कट होगा फिजिक्स और मैथ्स के अंदर, सही है ना। अच्छा, तो ये नेगेटिव मार्किंग का इसमें सिनेरियो होता है। तो ये जीआईकेआई का बेसिक पेपर पैटर्न है। मैं आपको तमाम पेपर पैटर्न अगेन दिखा के बेटा बोर नहीं करना चाह रहा, बट मैं आपको चंद बेसिक बातें पर डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, आई नो कि यार आप में से बहुत से बच्चे बोर हो गए होंगे, बट मैं बिलीव मी ये बहुत जरूरी चीज है, इसलिए बताना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट में वैसे एडमिशन मिल जाएगा। तो सेम तरह का तकरीबन इसका पोर्शन होता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट की तरह का, कॉन्सेप्ट का जो पैटर्न होता है सेम एनटीएस की तरह का होता है। अगेन पंजाब साइड के बच्चों का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा कॉन्सेप्ट्स पे अप्लाई करने के लिए।
देन दाऊद यूनिवर्सिटी आती है। दाऊद यूनिवर्सिटी कराची की एक यूनिवर्सिटी है। अगेन इसका आप पैटर्न खुद से देख लीजिएगा, बेसिक पैटर्न होता है, इसका कोई इतना मुश्किल पैटर्न नहीं होता। फिर कराची यूनिवर्सिटी आती है, अगेन सेम तरह का पैटर्न होता है, तो इसके अंदर भी कोई इतना इशू नहीं होता कि इसमें बेसिक तरह का पोर्शन होता है, मुझे इसको इतना डिटेल में डिफाइन करने की नीड नहीं है। अच्छा, देन एयर यूनिवर्सिटी आ रही है। तो एयर यूनिवर्सिटी के अंदर हिसाब बिल्कुल एनटीएस के अंदर, देखो अगर एनटीएस आपने क्लियर करा हुआ है तो अगेन आपको आराम से एयर यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेगी हाथों हाथ। तो अगर आपने पर्टिकुलरली एनटीएस को क्लियर करा हुआ है तो एयर यूनिवर्सिटी में वैसे एडमिशन हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने एनईडी का टेस्ट भी क्लियर करा हुआ है या मैरान का टेस्ट भी क्लियर करा हुआ है तब भी एयर यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेगा। सही है ना? तो एयर यूनिवर्सिटी का वैसे पैटर्न जो होता है ना, इस तरह का पैटर्न होता है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको आप देख सकते हो। बहरिया का पैटर्न जो होता है भाई, सिंपल बहरिया को लिए आई होप कि अभी बहरिया की तैयारी आप नहीं कर रहे होगे फौरन से, मगर बहरिया और जैबस की तो मैंने मैराथन अभी रिसेंटली बहुत डिटेल बनाई थी, आपने हो सकता है बहुत से बच्चों ने देखी भी होंगी। देन सर सैयद है, कायदे आजम है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी भी एनटीएस को एक्सेप्ट कर लेती है। अच्छा, फिर हमारे पास आती है यूईटी। यूईटी इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, अगेन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगेन सिंध का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता, पंजाब का बच्चा अप्लाई करता है। और यूईटी के अंदर सबसे बड़ी फनकारी पता है क्या है? यूईटी के अंदर 100 एमसीक्यूज हैं, 100 मिनट्स का टाइम है। एक दफा अगर आपने कंप्यूटराइज टेस्ट के अंदर एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया तो फिर उस ऑप्शन को आप वापस से रीसेलेक्ट नहीं कर सकते। यूईटी का जो पेपर पैटर्न होता है ना, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर से अगर किसी यूनिवर्सिटी का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है टेस्ट लेने का, वो यूईटी का है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस लास्ट यहाँ पे बात खत्म करूंगा, फिर मैं आपको तरीकेकार पढ़ाने के ऊपर लेके जा रहा हूँ। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का सबसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न है टेस्ट लेने का बेटा, वो यूईटी का है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लॉ। जिस तरह कराची के बच्चों के पास एनईडी मौजूद है या सिंध के बच्चों के पास मेरान अवेलेबल है, वैसे ही पंजाब के बच्चों के पास जो बेस्ट यूनिवर्सिटी अवेलेबल है वो यूईटी है, इट इज यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ईकेट। इसके टेस्ट को कहा जाता है नॉर्मली ईकेट का टेस्ट कहा जाता है, ये अपनी टेस्ट को खुद से ईकेट कह लेते हैं, ऑल्दो ईकेट का मतलब होता है इंजीनियरिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यूईटी के टेस्ट की सबसे बड़ी पता है प्रेशर क्या होता है बच्चे के ऊपर, कि 100 एमसीक्यूज हैं, 100 मिनट में करने, और सबसे ज्यादा नुकसानदेह अमल यह है कि अगर आपने एक एमसीक्यूज गलती से टिक कर दिया ना, उसको वापस से आप रीसेलेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि इनका सॉफ्टवेयर इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि भाई फॉर एग्जांपल लेट सपोज, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो फास्ट भी लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो नस भी लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो एनईटी और मैरान भी लेते हैं, मगर यूईटी की टेस्ट में पता है पंगा क्या है? पंगा ये है कि लेट सपोज यूईटी की टेस्ट के अंदर अगर आपने गलती से लेट सपोज ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दिया, अब आपको थोड़ी देर बाद लगता है यार ऑप्शन ए सही नहीं, ऑप्शन बी सही होगा, तो आप इसको रीसेलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो यूईटी के टेस्ट में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बच्चे के ऊपर, ऑल्दो टेस्ट मजे का होता है, अगेन कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, मगर टेस्ट इसका इंटरेस्टिंग होता है। किसी बंदे ने आज तक यूईटी के पेपर पैटर्न सॉल्व नहीं करवाया था, मैंने लास्ट इसका पेपर सॉल्व करवाया था, और आई होप कि आप में से बहुत से बच्चे यूईटी में अप्लाई कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला इस दफा भी यूईटी के तमाम पेपर्स हम सॉल्व कर रहे होंगे। मेरा इरादा इस दफा बहुत सारी चीजें करने का, इनफैक्ट अगर मैं आपको मजे की बात बताऊं, खैर आइडियाज चोरी हो जाते हैं, मगर मैं आप लोगों से डिस्कस कर सकता हूं। मेरा इरादा इस दफा आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें देने का है। तो भाई ये वो तमाम चीजें जो मैं आप लोगों से पहले सबसे पहले शेयर करना चाहता था। देखो ये जो क्लास है ना, ऑल्दो मेरी आवाज़ ख़राब है, ऑल्दो मेरी गला भी ख़राब है, ऑल्दो मेरी बुखार भी हो रहा है, बट स्टिल मैंने कोशिश करके सबसे पहले आपको चंद बेसिक बातें बताई हैं। देखो ये बेसिक बातें कोई टीचर आपको डिफाइन नहीं करेगा। रिमेंबर दिस थिंग, ये सारी बातें मैंने क्यों डिफाइन करी हैं कि बहुत ज़रूरी बातें हैं। इन बातों के बगैर एप्टीट्यूड इनकम्प्लीट है। इन तमाम बातों को करने के पीछे रीजन क्या होता है, कि भाई ताकि आपको एटलीस्ट ये समझ में आ सके कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है। कि देखो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एन ई कैट और बी कैट और एमडी कैट, तो भाई आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एप्टीट्यूड के अंदर किस तरीके से आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो किस तरीके से आपने उसको टारगेट करना है। एक अच्छा बच्चा वो होता है जिसको मालूम हो लड़ाई किससे कर रहा है। आपकी मिसाल उस योद्धा किसी है, आपकी मिसाल उस वॉरियर किसी होगी, कि अगर आपको ये नहीं पता आप किससे मुकाबला कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आई नो आपने कभी ना कभी अपनी एसएसटी की किताबों के अंदर या हिस्टोरिकल किताबों के अंदर कभी ना कभी पढ़ा होगा कि मराठास ने जंग करी थी किसी औरंगजेब के साथ, या मराठास ने जंग करी थी कभी किसी और कौम के साथ। तो भाई अगर आपको यही नहीं पता कौन किससे लड़ रहा है तो आपको कैसे अंदाजा होगा कि आप जीतोगे कैसे उस जंग को। तो हमेशा याद रखो यूनिवर्सिटी आपका एक वॉरियर है, यूनिवर्सिटी आपके लिए आपका एक एनिमी है, आपको उसे फतह करना है, आपको उस वॉरियर को जीतना है, आपने उस लड़ाई को जीतना है। और वो जीतोगे कैसे? जब आपको सारे गेम के असूल पता हो, आपको पता हो कि जंग लड़नी कैसे है, आपको पता हो कि यार आपका कोर्स कितना है, अगली बंदे के पास कितने हथियार मौजूद हैं। ये सारी बातें अगर पता होंगी तभी तो यूनिवर्सिटी का टेस्ट निकलेगा। यकीन मानो मैं ऐसे ऐसे बच्चों से कभी कभार मिलने का इत्तेफाक होता है कि मेरे पास जो है ना वो जनवरी फरवरी मार्च में आके मुझसे कहते हैं, सर वो मैं कंप्यूटर की क्लासेस ले रहा हूँ, वो मैं केमिस्ट्री मैंने इंटर ए लेवल में पढ़ी थी, तो क्या मैं कंप्यूटर की क्लासेस कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। मेरा दिल चाहता है बाखुदा मैं अपना अपना सर दीवार में मार लूं। उसके पीछे दो रीजन हैं बेटा। रीजन ये है कि या तो ये बच्चे खुद से मेहनत नहीं करते, या तो ये बच्चे इंट्रोडक्शन क्लासेस के बंक मार लेते हैं, या फिर ये बच्चे किसी बेकार ट्यूशन वाले बाजी या बाजी से पढ़ के बैठे होते हैं। देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, इंटर का या ए लेवल्स का टीचर कभी भी आपको एप्टीट्यूड के हवाले से गाइड नहीं कर सकता। वो बंदा जिसने खुद कभी किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर वर्किंग ना करी हो, वो बंदा जिसने खुद कभी किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर रिसर्च ना करी हो, कभी भी आपको बता ही नहीं सकता। जिसने खुद कभी वर्किंग ना करी यूनिवर्सिटीज के हवाले से, वो क्या बताएगा आपको यार कि यूनिवर्सिटीज क्या होती है, यूनिवर्सिटीज के ऊपर पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से यूनिवर्सिटीज के टेस्ट को एस करना है। हमेशा याद रखिएगा,
दो बातें, कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, उसका हमेशा टाइम ड्यूरेशन देखो, उसका हमेशा एप्लीकेशन टाइम देखो, उसका हमेशा सिलेबस देखो। अब मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं। अब मुझे पता है यार, आप लोगों के जहनों में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सर मैं तो नस की तैयारी भी कर रहा हूँ, सर मैं तो आईबी की तैयारी भी कर रहा हूँ, सर मैं तो एनटीएस या फास्ट की तैयारी भी कर रहा हूँ, सर मैं तो एनईडी और मेहरान की तैयारी भी कर रहा हूँ, सर मैं तो जीआईकेआई की, कॉमसेट्स की, दाऊद की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो क्या सर आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी हमें कंप्लीट करवाएंगे? अक्सर बच्चों के जहनों में एक क्वेश्चन आता है। अब मैं आप लोगों की तमाम बातों का रिस्पॉन्स अब दूंगा कि देखो, आप लोगों के जहनों में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, मैं इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से आंसर कर देता हूं। आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि सर अगर मैं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहा हूं, इफ आई एम टारगेटिंग दी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, तो सर मेरी तैयारी कैसे होगी? तो भाई मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूं। चूंकि मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, चाहे चूंकि मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और आपको मैंने बात दिखाई कि मैथ्स तो हर जगह पे आएगी, चाहे आप फास्ट में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप एनईडी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप नस में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप यूटी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, मैथ्स का पोर्शन तो कंपलसरी है। तो सर आप कौन सी मैथ्स पढ़ाएंगे? क्या आप एनईडी लेवल की मैथ्स पढ़ाएंगे, क्या आप नस लेवल की मैथ्स पढ़ाएंगे, क्या आप फास्ट की मैथ्स पढ़ाएंगे? बेटा मैं आपको पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी की मैथ्स पढ़ाऊंगा। यानी कि देखो, मैं कभी भी जब मैथ्स का पोर्शन डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं, जब कभी भी मैं मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, तो मैं यूनिवर्सिटी के हवाले से नहीं पढ़ाता। मैं क्या करता हूं, मैं बच्चे को नस लेवल की, फास्ट लेवल की, एनईडी लेवल की मैथ्स पढ़ाता हूं। यानी कि मैं आपको उस लेवल पे जाके मैथ्स पढ़ाता हूं कि भाई अगर आप नस का टेस्ट दोगे, उसमें भी आप 79 का स्कोर कर सकते हो, आप 80 का स्कोर कर सकते हो। मैं आपको उस लेवल की मैथ्स पढ़ाऊंगा। उसके पीछे रीजन क्या है? कि बेटा देखो, मैं जो आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा ना, अगर आपने ये मैथ्स कवर कर ली तो जाहिर सी बात है एनईडी के अंदर आप टॉप पोजीशन ले सकते हो। बेटा कोई तो वजह है ना कि मेरे बच्चों की एनईडी में पोजीशन होती है, कोई तो वजह है ना कि नस के अंदर 165 प्लस का स्कोर लेकर आ रहे हैं नस के अंदर, कोई तो वजह है कि जीआईके के अंदर टॉप 20 में पोजीशन आ रही है। तो भाई याद रखिएगा, आपने अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि भाई आपको जो मैं मैथ्स की क्लासेस दूंगा, उन क्लासेस के अंदर मैं आपको जो मैथ्स पढ़ाऊंगा, उस मैथ्स के बाद आप तमाम यूनिवर्सिटीज को इजीली टारगेट अप कर सकते हो। और बाय द वे, अच्छा अक्सर बच्चों के ध्यानों में क्वेश्चन होता है, सर वो सिंध बोर्ड का सिलेबस तो अलग होता है, सर वो पंजाब बोर्ड का सिलेबस हम पढ़ेंगे क्या सिंध बोर्ड का सिलेबस पढ़ेंगे? अक्सर बच्चों के ध्यानों में कंफ्यूजन होती है। तो बेटा रिमेंबर दिस थिंग, वेन एवर वी टॉक अबाउट एन एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड के अंदर ये सिंध पंजाब कुछ नहीं होता भाई। एप्टीट्यूड के अंदर तो ए लेवल्स भी होता है, एप्टीट्यूड के अंदर इंटरमीडिएट भी होता है। एप्टीट्यूड जो होती है ना बेटा, एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि भाई यहां पे आपकी वो कॉन्सेप्ट टच होंगे जो आपने इंटर के अंदर ए लेवल्स में पढ़े थे। अब फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचो, अकल से सोचो, एक ए लेवल्स का बच्चा है, उसने तो ए लेवल्स के अंदर M1 M3 पढ़ा हुआ है, उसने तो ए लेवल्स के अंदर कोई अपनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी थी O1 O2 की। अब उसको क्या पता बेचारे को कि भैया हमारे पास दूसरे टॉपिक्स कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा, आप किसी भी जब अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, जो आपका करिकुलम होता है, उस करिकुलम के अंदर ए लेवल्स के टॉपिक भी शामिल होते हैं, उस करिकुलम के अंदर इंटरमीडिएट के टॉपिक भी शामिल होते हैं, एफएससी के टॉपिक जिनको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मेरे पास जो ए लेवल्स के बच्चे बैठे हुए हैं, वो मेरी बात को तस्लीम करेंगे कि आपने बेटा ओ लेवल्स के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़े थे, वर्क एंड टैंक के और रेशियो प्रोपोर्शंस के और इस तरह के बेसिक, ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं बेसिक मैथ्स के नाम के ऊपर। सिमिलरली जो इंटर मैथ्स के बच्चे हैं, आपने मैट्रिसेस का टॉपिक पढ़ा था नहीं पढ़ा था? मैट्रिसेस का टॉपिक्स आपने पढ़ा था। ए लेवल्स के बच्चे ने कभी मैट्रिसेस पढ़े भी नहीं होते नॉर्मली, सही है ना? सीक्वेंस सीरीज आप ए लेवल्स के बच्चे ने नॉर्मली पढ़ी भी नहीं होती है, उसको पता ही नहीं होता सीक्वेंस सीरीज क्या है, मैट्रिसेस क्या है। वाइल इंटर के बच्चे ने सारी चीजें पढ़ी भी होती है। इंटर के बच्चे ने वर्ड प्रॉब्लम वाली मैथ्स नहीं पढ़ी होती नॉर्मली, इंटर के बच्चे ने वर्ड प्रॉब्लम वाली मैथ्स नहीं पढ़ी होती। तो एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है ना, वो इन दोनों चीजों को कंबाइन करके बनता है। यहाँ पे सिंध बोर्ड पंजाब बोर्ड की बहस नहीं होती, यहाँ पे बलूचिस्तान बोर्ड की बहस नहीं होती। वैसे बाय द वे अब आपको मैं बड़े मजे की बात बताऊं, सिंध बोर्ड की जो नई किताबें आई है ना, ये किताबें पंजाब बोर्ड को छाप के ही आई हैं। तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप सिंध बोर्ड को फॉलो करो पंजाब को फॉलो करो, फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि भैया आप किसी भी किताब को उठा लो, आपकी दोनों जगहों पे टॉपिक सेम हो चुके हैं। भाई मेरे शेल्फ के ऊपर पंजाब बोर्ड की किताबें भी पढ़ी हुई हैं, केपी के बोर्ड भी, आजाद कश्मीर बोर्ड भी पढ़ा हुआ है, बलूचिस्तान बोर्ड की किताबें भी खरीद खरीद के मैं लाऊं। मैं बहुत पैसे खर्च करता हूँ किताबों के ऊपर बाय द वे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पॉइंट इज दैट कि भाई आप किसी भी बोर्ड को फॉलो कर लो, यहाँ पे बोर्ड की बहस ही नहीं होती, यहाँ पे बहस होती है भाई इंटर और ए लेवल्स को मिला के कॉन्सेप्ट। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, ए लेवल्स का बच्चा भी अप्लाई करेगा नस के अंदर या एनईडी के अंदर, तो भाई कैसे अप्लाई करेगा? तो याद रखिएगा, दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला के पढ़ाया जाता है, सही है ना? तो भाई यहाँ पे जो एप्टीट्यूड मैथ्स होती है, एप्टीट्यूड फिजिक्स होती है, इसके अंदर एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं एज कंपेयर टू इंटर इन लेवल्स। तो भाई मैं जो आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, वो इस लेवल के ऊपर पढ़ाऊंगा कि आप चाहे नस को टारगेट कर रहे हो, आप चाहे एनडी को टारगेट कर रहे हो, आप चाहे यूटी को टारगेट कर रहे हो, आप चाहे फास्ट को टारगेट कर रहे हो, आप आराम से उसमें जाके एस कर सकते हो, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मेरे पढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये हो रहा होगा इंशाल्लाह ताला कि भाई मैं साथ साथ आपको टॉपिकल पास्ट पेपर्स करवाऊंगा। आई होप आपने कभी ना कभी मेरी
अब्दुल रहमान के साथ, अब्दुल रहमान फैसल की मैंने आज वीडियो डाली थी, आपने सुनी होगी। उसमें उसने क्या कहा था? उसमें उसने यही बात तो करी थी कि भाई, उसने क्या बात करी थी, उसमें उसने क्या बताया था? उसमें उसने यही बात बताई थी कि भाई सर हाशिम की सबसे खास बात क्या है कि भाई वो साथ साथ हमें टॉपिकल पास्ट पेपर्स करवाते थे। आपने रमीज कामरान की पॉडकास्ट अगर नहीं सुनी तो प्लीज सुनिएगा, आपको पता चलेगा रमीज कामरान ने क्या कहा था। रमीज कामरान पहली पोजीशन एनडीटी में कैसे लेकर आया, अब्दुल रहमान फैसल को जीआईकेआई ने 100% स्कॉलरशिप कैसे दी, उसने क्या बताया था? सर हाशिम मैराथन आप जो करवाते थे, ऑल्दो मेरे बैच नंबर 1 का स्टूडेंट था वो। मैराथन्स मैराथन्स खैर मेरे निकाला हुआ नाम है, आज के लिए कोचिंग वाले जो है ना मेरे मुझे बड़ा कॉपी कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि भाई मैं अकेला बंदा जो है ना 6 लोगों का काम कर रहा होता हूँ। कोचिंग वालों के पास टीचर अलग होता है, यूट्यूबर उनका अलग होता है, तो छाप रहे होते हैं बैठ बैठ के। तो खैर कहने का मकसद ये कि भाई मुझसे जब आप पढ़ रहे होगे ना, तो मैं जो भी टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा ना, साथ साथ मैं जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा पास्ट पेपर्स के लाजमी करवाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन नस्ट में कब आया था, ये क्वेश्चन एनईडी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन यूईटी में आया हुआ है, क्वेश्चन फास्ट में आया हुआ है, क्वेश्चन आईबी में आया हुआ है, क्वेश्चन जीआईकेआई में आया हुआ है। क्लियर है बेटा? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखो बेटा, मेरा काम आपको तालीम देना है। मेरा काम क्या है? मेरा काम आपको तालीम देना है। मेरा काम आपको बेस्ट तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाना है। मेरा काम आपको पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करना है। मेरा काम आपको टॉपिकल पेपर्स भी कवर करवाना है। उसके अलावा मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? आपके टाइमली टेस्ट को कंडक्ट करवाना और उन टेस्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। ये सारा मेरा काम है। बेटा मैं अपनी तरफ से 100% मेहनत करने को तैयार बैठा हूं। क्या आप अपनी तरफ से मेहनत करोगे? देखो, मेरे पास जो है ना, मेरे बैचेस से ऐसे बच्चे भी निकलते हैं जो कि पहली पोजीशंस लेकर आते हैं। मगर आपको क्या लगता है, क्या हर बंदे को सक्सेस स्टोरी मिल पाएगी? ये चीज ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछिएगा। आपको क्या लगता है कि आप कामयाब हो सकोगे? बेटा ये कामयाबी का दारोमदार जो है ना, देखो ये मेरे ऊपर भी डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरा काम बाखुदा अपनी मेहनत करना है, अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से पढ़ाना है। मगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई आपने लाइव क्लासेस को लाजमी तौर पर कंडक्ट करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। देखो बेटा, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ कि बेटा मैं अपनी बहुत दफा एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपके लगाऊंगा अगर लगाऊंगा तो। मैं तो बेटा चांद रात वाले दिन भी क्लासेस लेने का कायल हूँ, और मैं लेता भी हूँ। मैं तो रमजानों के अंदर भी क्लासेस लेता हूँ बगैर सोचे समझे। मैं तो रात के 3-3 बजे भी बैठ के बच्चों को रिकॉर्ड लेक्चर्स कभी अगर प्रोवाइड करने पड़ जाए, रिकॉर्ड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। तो भाई आपकी एक जिम्मेदारी क्या है कि आपने वक्त के ऊपर लाइव क्लासेस को लाजमी अटेम्प्ट करना है। अगर आप ये बात तस्लीम करते हो कि सर हम अपनी लाइव क्लासेस लाजमी तौर पर लेंगे, तो बेटा साथ साथ आपने टेस्टों को लाजमी तौर पर देना है, चाहे आंधी आ जाए तूफान आ जाए। अक्सर क्या होता है, अक्सर बच्चे जो है ना डर के मारे, क्योंकि भाई एडमिन जो होती है उसका काम ये होता है, हम उसको कहते हैं कि भाई बच्चों को डांटो अगर कोई टेस्ट नहीं दे रहा। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आके मुझसे बहानेबाजी करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, सर वो मेरी दादी का इंतकाल हो गया है, या फिर सर वो मैं किसी तबीयत खराब है, सर मैं आज टेस्ट नहीं दे सकता, मैं कल टेस्ट दे दूंगा। अब बच्चा एक्सपेक्ट करता है मैं कुछ कहूँ, मैं कहता हूँ ठीक है बेटा कोई मसले की बात नहीं, अब कल टेस्ट दे देना। अब बच्चे ने लेट सपोज कल टेस्ट दे देगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ दे भी देगा भाई, मगर ये मेरे लिए नहीं है टेस्ट देना, ये टेस्ट आप अपने लिए दोगे। बेटा ये जो टेस्ट प्रैक्टिस मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ, बेटा एक एक टेस्ट को बनवाने की लाखों में कॉस्ट आती है, मैं तो वो भी बेयर करने को तैयार हूं। आपने जो इतनी मिनिमम फीस दी है बेटा, मैं उस मिनिमम फीस के ऊपर आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाने को तैयार हूं। आपके जितने भी टीचर्स बेटा बैठे हुए हैं, सारे टीचर्स प्रोफेशनली किसी ना किसी इदारों के अंदर पढ़ा भी चुके हैं, उनका अपना भी एक पास एक्सपीरियंस रहा है। भाई मैं अक्सर बच्चे जो है ना आके मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ पेरेंट्स, बहुत हो सकता है कोई पेरेंट्स कभी ना कभी सुन रहे हो मेरी बात या अपने अपने घरों में बैठ के, अक्सर पेरेंट्स आके समझते हैं कि अगला बंदा जो है ना शायद वो सिर्फ बीएससी मैथ्स करने के बाद यहाँ पे आके बैठ गया है। भाई मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ बेटा, मैं अपने जमाने का इंटरमीडिएट का टॉपर रहा हूँ, सही है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जिंदगी में कोई बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स करा था। अक्सर हमारे मुल्कों में अलमिया पता है क्या है? अलमिया ये है कि हमारे मुल्कों में उस्ताद होते हैं ना, उस्ताद पता है क्या है? कि जिसको कुछ नहीं मिलता है ना, जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता, जिसकी इंटर में सप्ली आ जाती है, लेवल्स के अंदर फेल हो जाता है, वो करता क्या है? वो पंजाब यूनिवर्सिटी से, कराची यूनिवर्सिटी से एमएससी के फिजिक्स कर लेता है, एमएससी मैथमेटिक्स कर लेता है, फिर किसी कॉलेज में प्रोफेसर लग जाता है। 99% टीचर्स जो आपके कॉलेजेस के अंदर बैठे हुए हैं ना, उनकी स्टोरी पता है क्या है? इंटर की परसेंटेज कम आई थी, किसी कॉलेज के प्रोफेसर लग गए। आप जाके कभी किसी टीचर से पूछेगा तो सही ना, वो आपको बताएंगे कि भाई उनकी इंटर की परसेंटेज कम थी, इंटर में सप्ली आ गई थी, उसके बाद उन्होंने किसी ना किसी कॉलेज में जाके टीचिंग करना स्टार्ट कर दी। 99% टीचर्स आपके पास ऐसे बैठे हुए हैं, आपको ये बात शायद आइडिया नहीं होगा। इसीलिए आपने हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है कि भाई इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है कि आप जिस बंदे से गाइडेंस ले रहे हो ना, उसको आप पहले समझो तो सही ना। अक्सर बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि उनके जो पर्टिकुलरली स्टेप्स है ना, वो किस किस बंदे से गाइडेंस ले रहे हैं, उस बंदे की अपनी क्वालिफिकेशन क्या है। खुदारा भाई आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जिस बंदे को टीचर समझ रहे हो ना भाई, जिससे आप मोटिवेशन ले रहे हो। अब गलती पता है क्या होती है? कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को गलत मशवरा दे देते हैं, उससे बच्चे का मुस्तकबिल आगे पीछे हो जाता है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है बेटा, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, मैं बाखुदा अपनी बड़ाई भी बयान नहीं कर रहा। 99% टीचर जो आपके कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं ना, उनकी स्टोरी ये होती है कि भाई वो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंच नहीं पाते, या फिर उनकी इंटरमीडिएट की या परसेंटेज कम होती है, तो फिर वो एमएससी या बीएससी करने के बाद टीचिंग लाइन में चले जाते हैं।
ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। तो भाई खुदारा ये चीज ध्यान में रखो, आप अगर किसी भी टीचर से तालीम हासिल कर रहे हो, हमेशा उससे भाई आप मशवरा किसी से जब मांग रहे हो ना, उसके पहले बैकग्राउंड समझो, उसका मशवरा आपको किसी फायदेमंद भी होगा नहीं होगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चों को बात मालूम नहीं होती। तो देखो कहने का मकसद क्या है, मैं आपको हर चीज प्रोवाइड करूंगा, आपके टाइमली टेस्ट भी कंडक्ट होंगे, आपको प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड हो रही होंगी, आपको प्रॉपर्ली तालीम भी दे रहा हूँ, आपकी प्रॉपर क्लासेस भी स्टार्ट हो रही होंगी। मगर एट द एंड ऑफ द डे मैं आपसे सिर्फ दो चीजों की डिमांड करूंगा। यार आप अपने इंटर को, ए लेवल्स को हफ्ते में 5 दिन टाइम दे सकते हो, मोर देन इनफ है। आप हफ्ते के अंदर अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाइए, हफ्ते में जो 5 दिन है ना भाई, इंटर या ए लेवल्स को दे दो, इंटर या ए लेवल्स को हफ्ते के 5 दिन मोर देन इनफ है भाई। भाई मैं भी इंटरमीडिएट का आपके जमाने का, अपने जमाने का टॉपर रहा हूं, सही है ना। मतलब इससे ज्यादा काम करने की नीड नहीं होती। आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज जा रहे हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में सुबह में तो क्लासेस नहीं होती, अपने घर से प्रैक्टिकल करने के लिए जाना है। तो बाकी आप शाम में किसी ना किसी कोचिंग में जा रहे हो, तो भाई 5 दिन मोर देन इनफ है। बाकी के जो 2 दिन का टाइम है खुदारा, उन 2 दिनों को एप्टीट्यूड को दो। देखो मैंने इतनी रामलीला अगर आपको सुनाई है ना, बा खुदा मुझे, मैं चाहता ना तो मैं आज ही अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकता था। मुझे कोई जरूरत नहीं है बुखार के अंदर इतनी मेहनत करने की। मैं डायरेक्टली कहता था कि भाई चलो भाई सीक्वेंस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे, ब्ला 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 ब्ला, और मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर देता। नहीं, मैंने काम नहीं करा। मैंने आपको एक टाइमलाइन देने की कोशिश करी है। देखो तमाम यूनिवर्सिटीज के एनईटी को भी अगर टारगेट करो तो बेटा मई में टेस्ट आ जाएगा। नस को टारगेट करो, दिसंबर में टेस्ट है भाई पहला, फरवरी में दूसरा टेस्ट आ रहा है। तो तमाम यूनिवर्सिटीज को टेस्ट आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहला काम जो आज की क्लास के बाद करना है वो क्या है, शेड्यूल अपना डिजाइन करो। अपना शेड्यूल ऐसे बनाओ कि भैया इंटर या ए लेवल्स को हफ्ते में 5 दिन दो, और 2 दिनों आपने देने हैं किस चीज को, आपने 2 दिन का जो टाइम है ना, ये टाइम आप लोगों ने लाजमी तौर पे देना है एप्टीट्यूड को। अगर आप सुन सकते हो तो रमीज कामान वाली पॉडकास्ट सुनिएगा, उस बच्चे ने पहली पोजीशन ली थी, उस बच्चे ने अपना एक शेड्यूल शेयर किया था। वो शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ क्या था। उस बच्चे ने बताया कि सर देखिए मेरे पास जो हफ्ते में 5 दिन होते थे ना, तो मैं कोशिश ये करता था कि हफ्ते में जो 5 दिन है, इन 5 दिन अपने इंटरमीडिएट को या ए लेवल्स को मैं दे रहा था, और ये जो 2 दिन थे ना, ये 2 दिन मैं एप्टीट्यूड को देता था। और एप्टीट्यूड को 2 दिन में कैसे देता था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि भाई इन 2 दिनों में लेट सपोज मेरी फिजिक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की या कंप्यूटर की क्लास हो रही है। अब देखिए इन 2 दिनों के अंदर जाहिर सी बात है हमें फर्स्ट ईयर पढ़ाई जा रही होगी, जो भी टॉपिक हमें पढ़ाया जा रहा है। तो ये हफ्ते में जो 5 दिन है ना, आपने चूंकि कंप्लीट कोर्स के में रिकॉर्डिंग दी हुई है, तो मेरी कोशिश होती थी कि भाई एप्टीट्यूड के अंदर उन टॉपिक्स को साथ साथ कवर कर लूं जो मेरे कोचिंग में चल रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सिंस मैं इंटरमीडिएट वाली साइड को भी अक्सर पेशतर कोचिंग दे रहा होता हूँ, तो मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ। लेट सपोज मेरे पास इंटर के अंदर चैप्टर नंबर 7 है मैथ्स का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सही है ना। चैप्टर नंबर 7 मेरे पास मैथ्स का आ रहा है, किस चीज के ऊपर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अब देखो एप्टीट्यूड बेसिकली क्या है, एप्टीट्यूड आपके पास इंटरमीडिएट या ए लेवल्स की एडवांस फॉर्म है। अब कोई बच्चा जो गैप ईयर वाला है या जो बच्चा अभी इंटर में मौजूद है, भाई अगर आप एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 7 पहले कवर कर लो, या एप्टीट्यूड का स्ट्रेट लाइन का टॉपिक पहले कवर कर लो, इससे फायदा क्या होगा, भाई आपके इंटरमीडिएट में भी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे ना, इंटर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और याद रखिएगा अगर आपने एप्टीट्यूड को अच्छे तरीके से कवर कर लिया, आपको इंटर के एमसीक्यूज के बारे में कभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई अपना एक शेड्यूल आपने डिजाइन करना है। देखो अक्सर बच्चे मुझसे अक्सर कहते हैं सर शेड्यूल बनाने के बाद हम फॉलो तो कर ही नहीं पाते, तो शेड्यूल इसलिए बनाते भी नहीं है। मेरा दिल चाहता है ऐसे बच्चों को चांटे मारूं। बेटा शेड्यूल कभी अगर आप फॉलो नहीं भी करते ना, फिर भी आप बनाओ। शेड्यूल बनाने का फायदा ये होता है कि यार उस शेड्यूल से आपको एक मोटिवेशन मिलती है, आपको एटलीस्ट एक गिल्ट का एहसास होता है कि यार अगर आज मैंने एक चैप्टर कवर करना था, मैं चैप्टर कवर नहीं कर पाया, तो एटलीस्ट मुझे गिल्ट तो होगा ना कि यार मैंने कवर करना था उस चीज को, मेरे अंदर एक तड़प तो होगी ना कि यार मुझे उस चीज को कवर करना था, कवर क्यों नहीं कर पाया मैं उस चीज को। तो भाई आपने शेड्यूल बनाना है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हफ्ते में 5 दिन है, तो कोशिश करो कि भाई इन 5 दिनों को इंटर के अंदर जो टाइम आप दे रहे हो उसको टाइम दो। लेट सपोज हमेशा याद रखो सुबह का जो टाइम होता है ना, अगर आप किसी भी मजहब से बिलोंग करते हो, मैं कभी मजहब की बात नहीं करता, मेरे नजदीक मेरा बच्चा, मेरे पास हर कम्युनिटी का बच्चा आता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी, हिंदू कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का भी, मेरे लिए मेरा हर बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैं एक बात अपने हर बच्चे को कहता हूँ, सुबह के औकात में लाजमी उठो। फजर का जो टाइम होता है ना, सुबह 6:30, आजकल वैसे 5 सवा 5 में फजर हो रही है, सुबह का जो टाइम होता है ना, आप सुबह के टाइम पे उठो, इस टाइम से पढ़ना स्टार्ट करो। आप सुबह के टाइम में हमेशा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को टाइम दिया करो। थ्योरी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना बेटा, इनको सुबह में टाइम दो। याद रखिएगा बेटा, मैं जिस जमाने में तालिब इल्मी के ऊपर था, जमाने तालिब इल्मी तो हर वक्त इंसान की चलती रहती है, क्योंकि आप हर लम्हे कोई ना कोई नई चीज सीख रहे होते हो। तो जब मैं जमाने तालीम में था, मेरी कोशिश होती थी सुबह के टाइम में पढ़ने की। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो होते हैं उनको बेटा सुबह के टाइम में पढ़ो। इससे फायदा क्या होता है, थ्योरी की जो चीज होती है ना, अगर आप सुबह के टाइम पे कोई चीज याद रखते हो ना, वो लाजमी है कि वो आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे आप उसको। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, कोशिश किया करो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को उस पर टाइम दो। और फिर दोपहर के टाइम में जब पढ़ते पढ़ते सब्जेक्ट को थक जाओ, तो फिर सब्जेक्ट चेंज कर लिया करो। और फिर जब थक जाओ तो कोशिश किया करो जो प्रैक्टिस करने वाले सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स हो गया या न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस है, उनको फिर टाइम दो। इस चीज को इस तरीके से आप लेके चलो, आपका बड़ा फायदा होगा, रिमेंबर दिस थिंग।
अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं अक्सर बच्चों को गाइड करता हूँ कि बेटा देखो, आपने कोशिश करनी है कि सैटरडे संडे वाले दिन आपने क्लासेस को लाजमी लेना है। आपने अगर कभी भी जिंदगी में एक क्लास छोड़ी ना, अक्सर बच्चे क्या होता है कि भाई वो गलती करते हैं, वो एक जो है ना, एक गलत मैं लफ्ज यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहा, अक्सर बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, वो एक क्लास जब छोड़ते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, फिर लाइन बन जाती है क्लास छोड़ने की। बेटा याद रखिएगा, क्लासेस खुदारा नहीं छोड़नी, अपने मुंह पे रख के चमाट मारना है जब कभी क्लास छोड़ने का ख्याल आए। आपने जो लाइव क्लास है ना, लाइव क्लास को कोशिश करनी है अपने टाइम पे कंडक्ट करने की। लाइव क्लास देखो, टीचर देने को तो यार मैं भी रिकॉर्डिंग दे दूं, फायदा क्या फिर? रिकॉर्डिंग तो मैंने यूट्यूब पे भी डाली हुई है, रिकॉर्डिंग तो आपको कंप्लीट कोर्स की पोर्टल के ऊपर भी मिल रही होगी। लाइव क्लास का मतलब होता है लाइव क्लास, आप अपने क्वेश्चंस टीचर से पूछ सकते हो, आप क्वेरी डिस्कस कर सकते हो, आप चीजों को पूछ सकते हो। तो लाइव क्लासेस जो आपकी होंगी ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो आपने कोशिश क्या करनी है, आपने लाइव क्लास को लाइव अपने वक्त के ऊपर लाजमी तौर पर लेना है। क्लियर है? आपकी अगर कोई क्लास इनकेस मिस होती है तो जाहिर सी बात है, उसकी रिकॉर्डिंग हम ऑल्दो आपको दे रहे होंगे, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, मगर स्टिल लाइव क्लास का मतलब लाइव क्लास है। अगर आपने एक लाइव क्लास छोड़ी ना, तो बेटा फिर वो अंदाजा नहीं होता 10 कब छूट गई। पहले मैं आपको बहुत चीज बता रहा हूं, इंसान की फितरत है, इंसान की आदत है कि इंसान जो है ना, बहुत ज्यादा लेजी आदमी है। आप एक लाइव क्लास अगर कभी छोड़ोगे ना, वो कहते हैं ना, अगर आप एक नमाज छोड़ोगे फिर 5 नमाजें छूट जाती हैं, आपको अंदाजा ही नहीं होता। वैसे अगर आप एक लाइव क्लास छोड़ते हो ना, आपकी 10 लाइव क्लासेस छूट जाती हैं, आपको अंदाजा ही नहीं होता कि भाई कब आपकी रिकॉर्डिंग्स का पाइल क्रिएट हो रहा है। अच्छा, कोशिश करो, वैसे मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, वो बच्चे जो भी इंटरमीडिएट में मौजूद है ना, मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, और स्पेसिफिकली अपने पोजीशन होल्डर्स का एक्सपीरियंस। मैं अक्सर पोजीशन होल्डर से बाद में बड़ी डिटेल में बात कर रहा होता हूँ, उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं, अक्सर उनसे मुलाकात भी कर रहा होता हूँ फिर। तो भाई मैं अक्सर उनसे एक चीज पूछता हूँ, मैं उनसे उनके एक रिव्यू पूछता हूँ। अपने बच्चों का मैं आपको रिव्यू बता रहा हूँ कि भाई वो तमाम बच्चे जो भी इंटर के अंदर मौजूद है ना, आप कोशिश किया करो कि भाई आप जो है ना, जो आपके सेकंड ईयर के टॉपिक्स हैं, आप उनको भी एप्टीट्यूड के फोल्डर से कवर कर सकते हो। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई लेट सपोज आपकी सेकंड ईयर मैथ्स में कोई इंटीग्रेशन चल रही है, आपने साथ साथ अगर एप्टीट्यूड के अंदर भी इंटीग्रेशन की रिकॉर्डिंग कवर कर ली, इससे फायदा पता क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि भाई सेकंड ईयर का टॉपिक आपका हलवा हो जाएगा, क्योंकि भाई एप्टीट्यूड इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द इंटरमीडिएट। मैं आपको सिर्फ कुछ बच्चों का एक तरीकेकार बता रहा हूं, मैं ये कह नहीं रहा कि आप फॉलो करो, आपने अपने हिसाब से शेड्यूल देखना है, मगर मैं आपको एक तरीकेकार बता रहा हूं कि अगर आप करना चाहो ना, कि लेट सपोज आपको लगता है आपके पास टाइम अवेलेबल है, आपके पास अगर टाइम अवेलेबल है ना, तो आप चाहो तो आप ये कोशिश कर सकते हो कि जैसे सैटरडे संडे जो आपकी लाइव क्लासेस चल रही है, वो चल रही है साथ साथ, उसका मसला नहीं है, मगर लेट सपोज सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर के अंदर कोई टॉपिक आप अभी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप चाहो तो उसको भी एप्टीट्यूड पे कवर कर सकते हो कि सर हाशिम ने इसकी क्या ट्रिक्स बताई हुई हैं, सर हाशिम ने मैथ्स में इसका क्या कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, सर बिलाल ने इसका फिजिक्स में क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। इससे क्या होगा कि जो टॉपिक आपका कोचिंग में चल रहा है ना, वो आपका और मजीद पक्का हो जाएगा, तो सेकंड ईयर आपके साथ साथ मजीद पक्की होती जाएगी। ये मैंने कुछ बच्चों के हिसाब से आपको बताया, अगेन ये आपके ऊपर है, आप इसको फॉलो करते हो नहीं करते, क्योंकि मेरे कुछ पोजीशन होल्डर जो बच्चे थे ना, उन्होंने मुझे बताया था, उस चीज को फॉलो कर रहे थे। तो अगेन क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग्स तो मैंने आपको दी हुई है ना, तो आपकी चॉइस है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर देखो, एक चीज, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं, जो पहले किसी बेकार कोचिंग सेंटर के अंदर डस के आए हुए होते हैं, और फिर मेरे पास अब वो एक एयर रिपीट कर रहे होते हैं। अब वो जो एयर रिपीटर्स है ना, उनके लिए भी स्ट्रेटेजी सिंपल है कि भाई आपने सैटरडे संडे लाइव क्लासेस को नहीं छोड़ना, खुदारा मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, लाइव क्लासेस को नहीं छोड़ना। सही है ना? पहली एक साल रिपीट अगर आप कर रहे हो, अब आपके पास टाइम है मंडे का, ट्यूसडे का, वेनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, आप नस का नेट वन टारगेट कर रहे हो, नेट टू टारगेट कर रहे हो। तो भाई ये जो टाइम है ना, अगर सैटरडे संडे लेट सपोज मैं फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, सैटरडे संडे अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई और टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपने करना क्या है, आपने ये वाला जो टाइम है ना, इस टाइम में आपने खुद से अगले टॉपिक्स को कवर करते जाना है। अगर जो बच्चा रिपीटर है, जो बच्चा इंप्रूवर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो जिन बच्चों के पास टाइम ज्यादा अवेलेबल होगा, तो भाई आपने बाकी के दिन, आपको मैंने कोर्स की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करी हुई है, आपका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भाई आप कोर्स को जल्दी जल्दी कवर अप कर सकते हो। सेकंड नंबर के ऊपर, हमारा हर साल की तरह इस साल का सबसे बेस्ट फीचर हमारे डाउट सेशंस भी होंगे। डाउट सेशन का मतलब क्या है कि भाई हर वीक हम आपकी लाइव क्लास करवाएंगे मैथ्स की। यानी कि भाई हर वीक एक दिन जो है ना, आप लोगों की मैथ्स की डाउट सेशन की क्लास होगी। डाउट सेशन का मतलब क्या है कि भाई आपका जो भी मसला है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, लेट सपोज मैंने आपको फर्स्ट ईयर के अंदर प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़ाया। अब प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जब मैंने आपको पढ़ा दिया, अब मैं आपसे बोलूंगा कि भाई पाकिस्तान में जिसकी किताब तुम्हें अच्छी लगती है सॉल्व कर लो। आप मेरे प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व करना है तो मेरे को सॉल्व कर लो, आप किप्स को सॉल्व करना है तो किप्स को सॉल्व करो, आप नस को, आप ओईटीपी को सॉल्व करो, ओईटीपी को करो, आप पर्टिकुलरली अनीस हुसैन को, फाइम अब्बासी को, आईबी ग्रेड्स को, किसी को भी सॉल्व करो, सॉल्व करो। अब लेट सपोज जब आप उस प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व करो ना, उसमें कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है, अब उस क्वेरी को कहां पूछें? तो भाई आपके डाउट के भी ग्रुप्स बन जाएंगे, आप उन ग्रुप्स में भी पूछोगे। इसके अलावा आपकी हर हफ्ते फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की आपकी प्रॉपरली लाइव क्लास होगी डाउट की इंशाल्लाह ताला। और उसमें मेरा डाउट टीचर जो होगा ना, डाउट टीचर का मतलब होता है कि भाई मैं एक डाउट टीचर को हायर कर रहा हूँ। मेरे पास जो डाउट टीचर्स होते हैं ना बेटा, वो मेरे स्टूडेंट्स ही होते हैं, जो किसी ना किसी पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी में बैठे भी होते हैं। तो फिर मैं वो नॉर्मली जो है ना, आपको डाउट आप क्लियर कर रहे होंगे, आपका कोई भी मसला है, क्वेश्चन है, आप उनसे अपना लाइव क्लास में आके पूछो, वो आपको हर तरह के क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे होंगे मैथ्स रिलेटेड। इस तरीके से फिजिक्स की डाउट क्लास होगी, इस तरीके से केमिस्ट्री की डाउट क्लास होगी, एंड सो ऑन।
नहीं तो आप ग्रुप्स के ऊपर भी अपने डाउट टीचर को पूछ सकते हो किसी भी किस्म का क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड। तो इस तरीके से हमारी ये सारी की सारी क्लासेस चल रही होती हैं। आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं, इतना मेरे पास गला भी अवेलेबल नहीं था, इतनी मैंने बातें कर दी। अब मैं अभी आपके क्वेश्चंस के ऊपर मूव कर रहा हूँ। आई होप कि अब कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो जल्दी से। सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, हबीब यूनिवर्सिटी कहाँ गई? हबीब हबीब हबीब, मेरे ख्याल में इसी वाली फाइल में मैंने हबीब के बारे में भी लिखा हुआ था। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड वेयर इज माई हबीब, वेयर इज माई फ्रेंड हबीब। यार अच्छा, एलकेट की जब आप बात कर रहे हो ना, तो एलकेट का जो पेपर पैटर्न होता है ना बेटा, लम्स का पेपर पैटर्न ये होता है, 100 एमसीक्यूज होते हैं, 180 मिनट का टाइम होता है। अच्छा सही है ना? एलकेट का टेस्ट पैटर्न क्या होता है? आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, यानी कि सिंपल मैथ्स और इंग्लिश आ रही है। अगेन सेम आईबीए तरह का पैटर्न होता है भाई, डिजिटल सेट की तरह का पेपर पैटर्न होता है। सेम तरह का डिजिटल सेट का पेपर पैटर्न है, सेम तरह का एलकेट का टेस्ट पैटर्न है। मैथ्स आ रही है, इंग्लिश आ रही है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथ्स है ना, उसमें नंबर्स ऑपरेशन आ रहे हैं, अलजेब्रा एंड फंक्शन आ रहे हैं, ज्योमेट्री मेजरमेंट्स आ रहे हैं। डेटा एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? डेटा एनालिसिस का मतलब होता है मीन मॉड मीडियन एवरेजेस के अंदर जो टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे आ रहे होते हैं। वो सारी चीजें हम देख रहे होंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एलकट के अंदर आईबी वाली जो बेसिक मैथ्स होती है उसके क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अच्छा हबीब का मैंने यार यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड हबीब कहाँ गया मेरा दोस्त? पता नहीं यार कहाँ चला गया। केएसबीएल भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। यार हबीब का टेस्ट, अच्छा ये रहा। हबीब का जो टेस्ट होता है ना, ये बिल्कुल सेट की तरह का होता है। हबीब के टेस्ट के अंदर दो पोर्शंस होते हैं। मेरे पास हबीब का पास्ट पेपर्स अवेलेबल होंगे, मैं चेक कर लूंगा। मेरे पास लास्ट ईयर मेरे बेतहाशा बच्चों ने हबीब का टेस्ट क्लियर भी करा था और उसके अंदर अच्छी पोजीशन भी स्कोर करी थी। हबीब पाकिस्तान की पहली फेमिनिज्म बेस्ड यूनिवर्सिटी है, ओपन माइंडेड यूनिवर्सिटी है, सही है ना? तो हबीब ये है कि भाई अगर आपको स्कॉलरशिप 100% देता है, हबीब की एक सेमेस्टर की फीस 8 लाख रुपए है। सो ये है कि भाई माहौल जरा थोड़ा सा ओपन होता है, मगर है बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी। इसके एलुमनाइज बहुत अच्छी जगहों पे बैठे हुए हैं, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान आई वुड से। अच्छा एलुमनाई सिस्टम है। रिसेंट 2014-12 में स्टार्ट हुई थी। और सेकंड नंबर के ऊपर इसका टेस्ट अगेन आईबी की तरह का होता है, इसके अंदर मैथ्स आ रही है और इंग्लिश आ रही है। इसकी मैथ्स के अंदर नॉर्मली फंक्शंस का टॉपिक, ग्राफ का टॉपिक ज्यादा आता है। मेरे काफी सारे बच्चों ने हबीब का इस दफा टेस्ट दिया था, मेरे पास पेपर्स पड़े हुए होंगे। मुझे थोड़ा सा अपने जो है ना बुक बैंक अपना चेक करना पड़ेगा, तो हबीब के पेपर्स मेरे पास अभी इंशाल्लाह ताला मैं निकाल के आप लोगों को शेयर भी कर रहा हूँ, सही है ना? और हबीब 100% स्कॉलरशिप देती है अपने बच्चों को, और एक एक चीज प्रोवाइड करती है हबीब, सही है ना? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इट्स अ वेरी ग्रेट टेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। एक टेस्ट इनका होता है हमारे पास मई में होता है, अप्रैल या मई में एक टेस्ट होता है, और दूसरा टेस्ट इनका जून में अंदर होता है। अच्छा और क्या कह रहे हो भाई मुझसे? और क्या कहते हो आप लोग? सर फर्स्ट ईयर में कितनी, यार देखो परसेंटेज वाली चीजें भी बेकार हैं सर। फर्स्ट ईयर वाली चीजें होती हैं बेकार होती हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर परसेंटेज नॉर्मली 60+ होनी चाहिए आपकी हर यूनिवर्सिटी के लिए। बेटा मोहम्मद हारून दोनों बेटा यूट्यूब वाले लेक्चर स्कूल हो गए बेटा। यूट्यूब के ऊपर जो लेक्चर्स होते हैं ना, अगर मेरा दिल चाहता है तो मैं अपने लेक्चर खुद ही यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, सही है ना? बाकी जाहिर सी बात है भाई, जो मेरे टॉपर्स होते हैं वो जाहिर सी बात है रिकॉर्डेड सेशन में मेरे पर्टिकुलरली जो आपको पोर्टल पे दे रहा हूँ वही देंगे ना। भाई यूट्यूब और उसमें कुछ तो डिफरेंस होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा। सर नस कराची कैंपस में सीएस है? नहीं बेटा, नस कराची कैंपस में सीएस नहीं होती। यार देखो नस बेस्ट है आपके पास सीएस के अंदर। जीआईकेआई यार देखो, नस में मेरिट बहुत अच्छा होता है, नस की कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है। सही है ना? तो नस के अंदर ऑब्वियसली अगर आपको H12 कैंपस मिल रहा है तो गो फॉर इट यार, आंखें बंद करके। तो जाहिर सी बात है नस के अंदर होना ज्यादा बड़ी बात होती है। जीआईकेआई में भी हर एक का हो ही जाता है यार। हाँ ये है कि टॉप 20 में कम कम का होता है, मगर जीआईकेआई में हो ही जाता है। मगर नस में मजे की चीज होती है, अगर आप नस में 160+ का स्कोर लेकर आ रहे हो। सर बेसिक और एडवांस मैथ्स दोनों की क्लासेस ले सकते हैं, बिल्कुल बेटा, दोनों की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। यार सर हाउ सर कैन वी मैनेज दी मॉर्निंग जॉब? नहीं बेटा, यू कैन नॉट मैनेज दी मॉर्निंग जॉब, इवनिंग कॉलेज एंड ई कैट साइमल्टेनियसली। बेटा इंसान बन जाओ। देखो अगर तो कोई परेशानी है, कोई मजबूरी है और आप जॉब कर रहे हो ना, तो आई वुड से चलो समझ में आता है। बेटा अगर कोई परेशानी नहीं है यार, कोई घर में ऐसा मसला नहीं है, तो बेटा ये जो 6 महीने हैं ना तुम्हारे पास, आज क्या दिन है यार? आज तुम्हारे पास अगस्त एंड हो रहा है। आज अगस्त एंड हो रहा है। मुश्किल से सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तुम्हारे पास तकरीबन ये 9 महीने हैं, तकरीबन 9 से 10 महीने हैं। मैं तुमसे एक चीज लिख के कहता हूँ बेटा, अगर इन 9 महीनों में तुमने मेहनत कर ली ना, बाखुदा तुम एक अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे। वरना तुम इकरा यूनिवर्सिटी में बैठे हुए होगे बेटा, वरना तुम इल्मा यूनिवर्सिटी में बैठे होगे, इनकी कोई वर्थ नहीं होती बेटा, सही है ना? इनमें कोई भी चला जा सकता है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी का फायदा ये होगा तुम्हें अच्छी जॉब्स मिलेंगी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी का फायदा ये होगा तुम्हें एक अच्छा स्टार्ट बैक मिलेगा। तो भाई अगर तुम्हारे पास टाइम अभी है, तो भाई खुदारा जॉब शॉप पे जाया मत करो, कोई बेकार किस्म की एक्टिविटी करते हो, कोई जिम जाते हो, बेटा ये बॉडी शॉडी डोले शोले जो है ना जिंदगी में बहुत बन जाएंगे। यार बॉडी बिल्डिंग जो है ना यूनिवर्सिटी लाइफ में भी स्टार्ट कर लो, कोई मसला नहीं है, बॉडी बॉडी सब बन जाती है, सही है ना? हर कोई आ जाएगा। ये जो आपके कोई लव वंस होते हैं ना, सारे के सारे खुद ब खुद आ जाएंगे जब आप किसी ढंग की यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे। जिंदगी में फेल हो जाओगे ना बेटा, कोई साथ नहीं देगा, घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, सही है ना? जिंदगी में जब फेल हो जाओगे ना, कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें ताने मारेंगे रोज सुबह उठते बैठते। तो अगर जिंदगी में किसी मुकाम पे चले जाओगे ना, तो गली के जो अमजद भाई होंगे ना, गली के वो पनोड़ी से अंकल जो एक होते हैं, गली
अमजद भाई जो होते हैं वो भी फखर करेंगे कि वाह भाई हमारा बेटा जो है ना, हमारे गली का बच्चा नस जा रहा है, हमारी गली का बच्चा प्यास जा रहा है, हमारी गली का बच्चा GIKI जा रहा है, NED जा रहा है। तो भाई याद रखिएगा, जब आप इफ यू आर अ फेलियर ना, तो भी कोई आपका नहीं होता। एंड वंस यू हैव सक्सीड इन योर लाइफ, देन एवरीवन इज योर, मतलब वो क्लैपिंग करने के लिए और आपकी सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो इसके ऊपर एक बड़ा मशहूर शेर है, मुझे बड़ा पसंद है, वो एक बड़ी मशहूर एक इसमें एग्जांपल है कि डिफीट इज एन ऑर्फन एंड विक्ट्री हैज मैनी फादर्स। विक्ट्री के कई बाप होते हैं, जो जीत होती है उसके कई बाप होते हैं बेटा, कई उसके जो है ना अब्बा बनने के लिए आ जाते हैं, मगर जो शिकस्त होती है वो यतीम होती है, याद रखिएगा। शिकस्त को कोई लेने को तैयार नहीं होता, तो आपको आपके घर वाले डिसोन कर देते हैं। तो भाई अगर कोई परेशानी नहीं है घर में, कोई मजबूरी नहीं है ऐसी कि जॉब करने की, तो भाई जॉब शॉप खुद कर लोगे, बाद में कर लोगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यूनिवर्सिटी लाइफ, इंजीनियरिंग लाइफ के बाद बैठ के फ्रीलांसिंग करते हैं। मेरे बेताश अच्छे दोस्त हैं यार, मतलब उन्होंने अपनी डिग्रीज को आग पे लगा दी और बैठ के वो अमेरिकन मार्केट्स को बैठ के, उसकी अमेजॉन मार्केट्स को बैठ के पूरा मैनेज अप करते हैं, व्हाइट लेवल का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं ई कॉमर्स के ऊपर, एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड। तो मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि भाई आई वाज वर्किंग इन अ वेरी गुड सेक्टर, आई वाज वर्किंग जहाँ पे लोगों की ड्रीम होती है। कभी जाके सर्च करिएगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर GSK का मतलब क्या होता है बेटा, लोग उसकी ड्रीम रखते हैं। और मैंने जो अपनी जॉब छोड़ी, मैंने इसलिए छोड़ी कि मुझे अच्छी नहीं लगी भाई। मैंने बोला कि यार एट द एंड ऑफ द डे अब मुझे अपनी एक पैशन को फॉलो करना है, एंड आई रियली लव माय पैशन, एंड माय पैशन लाइज इन द टीचिंग साइड। Alhamdulillah, I was managing 4 different regions. I was managing 4 different individual markets. I was managing Egypt. I was managing Algeria. I was managing Lebanon. I was managing Jordan. So मैंने अपने कैरियर के पीक पे छोड़ी, मैंने बोला कि यार मेरा पैशन जो है ना, वो मेरा पैशन लाया करता है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मिलेगी। तो देखो पैसा वैसा जो होता है ना, हर चीज़ अल्लाह दे देता है, हर चीज़ आ जाती है, अगर आपने पैशन को फॉलो करो यू विल इवेंचुअली फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। द पॉइंट इज दैट कि जॉब अभी स्टार्टिंग में करने की नीड नहीं है। अच्छा सर, नेट 2 कराची में दें तो BSCS के लिए, बेटा नस का आप टेस्ट कहीं पे भी दोगे, आप अप्लाई कर सकते हो BSCS के लिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नस का टेस्ट कहीं पे भी दे दो, नस के चारों राउंड देते हो, उसके बाद फॉलो होता है। देखो नस के अंदर ये मैटर नहीं करता आप कराची में नस दोगे तो CS मिलेगी नहीं मिलेगी, भाई ये मैटर ही नहीं करता, अल्लाह के वास्ते सही है ना, ये मैटर नहीं करता। आप इस बात को ऐसे समझो, आपको सबसे पहले नस का टेस्ट देना है। जब आप नस का टेस्ट दोगे ना, तो उसके अंदर नस का जब आप फॉर्म फिल करते हो अपनी प्रेफरेंसेस डालते हो। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक बच्चा है उसने सिर्फ कराची का नस दिया या उसने सिर्फ कोयटा का नस दिया, और कोयटा वाले नस के अंदर उसके 155 आ गए, लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, 155 का स्कोर आ गया, और उसको जाना था इलेक्ट्रिकल में। अब उसको उसने अपनी जो फॉर्म फिल करते हुए आप प्रेफरेंसेस डालोगे ना, उसमें आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डाल दो, तो नस की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, H12 के अंदर मिल जाएगी, और आपका मेरिट बनेगा। तो मेरिट की बेसिस पे कैंपस आपको मिलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कोयटा में टेस्ट दो, गिलगित में टेस्ट दो, आप कराची में टेस्ट दो, आप इस्लामाबाद में टेस्ट दो, या लाहौर में टेस्ट दो। लाहौर में ऑल्दो टेस्ट होता नहीं है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी टेस्ट दे सकते हो नस का, मगर आपकी मेरिट के ऊपर आपकी उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस मिलती है। यार अरीशा, आई नो इफ यू आर फ्रॉम द प्रैक्टिकल सेंटर, तो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, तो अल्लाह भला करे। यार तो इस सूरत के अंदर यार मैं आपसे ये कहूंगा कि यार आप एटलीस्ट मैथ्स की तो ले सकते यार, मुझे पता है प्रैक्टिकल वाले जो है ना बच्चों को बहुत चरिया बनाते हैं, बहुत चरिया बनाते हैं प्रैक्टिकल वाले, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया है। तो भाई उसके अंदर आप एक तरीका ये कर सकते हो कि आप एटलीस्ट मैथ्स की तो लाइव क्लास लो ना, जब घर आ रहे हो तो मैथ्स की एटलीस्ट लाइव क्लास लो, सही है ना। मैथ्स की एटलीस्ट लाइव क्लास लो। सेकंड नंबर के ऊपर इसके ऊपर यार मैं देखता हूँ, मैं इसके ऊपर एक काम कर रहा हूँ, मैं अपनी जो है ना दोपहर की जो क्लास सर बिलाल की, मैं उसको उनसे मैं कह रहा हूँ कि वो फ्राइडे वाले दिन शिफ्ट करें। मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि रात में शिफ्ट कर दें, बेशक मैं उनसे ये वाली बात कर रहा था, बट देखो उसमें क्या बनता है। तो फिलहाल जो भी शेड्यूल दिया है उसको फॉलो अप करें, और अगर कोई क्लास आपकी मिस होती है स्टार्टिंग की, तो उसके अंदर फिर आप उसको एटलीस्ट आप उससे कवर अप करो, किससे, अल्लाह भला करे, रिकॉर्डिंग से। मेरी कोशिश यही है कि यार मैं, तभी मैंने सैटरडे वाले दिन ज़्यादा क्लासेस मैंने नहीं लगाई, क्योंकि सैटरडे वाले दिन मुझे पता है यार कुछ बच्चों को दोपहर में कोचिंग होगा। सर नर्स प्राइवेट है, बिल्कुल प्राइवेट है सर। अच्छा मैंने बता तो दिया ना, बिल्कुल मेरा बेटा ये बैच 2025 तक के टेस्ट तक चल रहा होगा। सर एलकेट का टेस्ट कब होता है? यार एलकेट का टेस्ट यूजुअली होता है फरवरी मार्च के अंदर, सही है ना बेटा। सर व्हाट अबाउट KU? यार KU का मैंने अलग से डिफाइन कर दिया था मैंने छोटा सा, सही है ना। सर NTS का टेस्ट दे रहे हैं तो फास्ट का टेस्ट नहीं दे सकते। यार NTS के टेस्ट के बेसिस के ऊपर देखो, इस साल फास्ट यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, इस साल फास्ट यूनिवर्सिटी ने ये काम किया था कि बेटा फास्ट ने इस साल पता है क्या किया था, उसने कहा था कि आप NTS या फास्ट के अपने टेस्ट किसी एक की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। NTS आप दे सकते हो, आप NTS साल में 12 महीने के 12 NTS दे दो, मगर NTS के जो नंबर आपने फास्ट के फॉर्म में डाल लेते हैं, उन्होंने कहा था कि भाई या तो आप NTS की बेसिस पे अप्लाई कर दो, या फास्ट का अपना टेस्ट दे दो। तो मैंने तो बच्चों से कहा था कि भाई अगर NTS के अंदर 90+ का आपका स्कोर है तो फिर आप NTS की बेसिस पे अप्लाई करो, अगर नहीं है तो फिर फास्ट के टेस्ट पे चले जाओ। तो कोई मसले की बात नहीं होती उसमें, दोनों की सूरतों में एडमिशन मिल जाता है, इशू नहीं होता। अभी आप इसमें परेशान ना हो अभी यार। पर परागति, आई एम सो सॉरी इफ आई एम टेकिंग योर रॉन्ग नेम, मुझे इसका मतलब जरूर बताइएगा, मुझे अक्सर यूनिक नेम जो है ना मैं बच्चों से पूछ रहा होता हूँ। आप में से काफी सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया होगा ना, मैंने आपसे आपके नाम का मतलब जरूर पूछा होगा। सो या मेरी आदत जो है ना, मैं उन अंकल्स की तरह कहूँ जो नाम का मतलब पूछते हैं कभी कभार, तो मुझे जरूर बताइएगा इसका मतलब क्या होता है। तो खैर द पॉइंट इज दैट कि आपने NTS का एग्जाम लाजमी तौर पे देना है, सही है ना? अभी आप भूल जाओ कि आप फास्ट में NTS पे अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते, अभी सिर्फ इतने ध्यान में रखो कि यार NTS का एग्जाम लाजमी तौर पे देना है। 800 रुपए का टेस्ट है, हर साल हर महीने होता है, तो आप एटलीस्ट 2 महीने के बाद आप जरूर दीजिएगा, सही है ना।
सर फास्ट स्कॉलरशिप देती है, बिल्कुल बेटा फास्ट स्कॉलरशिप देती है। और क्या बोल रहे हो सर, एक ही बुक्स लिख दें? अच्छा मैं चलो कर देता हूँ, एनईडी और दाऊद। बेटा एनईडी ऑब्वियसली है। सर मैराथन कहाँ होती है भाई? मैराथन मैं आप लोगों को अलग से देता हूँ, सही है ना? सर सीएस और ई कैट दो क्लास ले सकते हैं? यार देखो सीएस और ई कैट दो क्लासेस ले सकते हैं, समझा नहीं मैं जैनली आपकी बात। बेटा जो भी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी होती है ना, वहाँ पे सीट्स नहीं होती बेटा, वहाँ पे ओपन मेरिट होता है। सही है, आगे बोलो सर। आईबीए की इंग्लिश और एसीएफ एंड सीएफ इज डिफरेंट है? नहीं बेटा फातिमा शारिक, आईबीए इंग्लिश जो होती है ना, वो चाहे बीबीए की हो चाहे वो आपके पास सीएस की हो, इट्स टोटली सिमिलर। ये आपसे वो बात कर रहे हैं भाई जो खुद आईबीए का ड्रॉप आउट है, और जो आपकी टीचर है ना आईबीए की, मिसेस जोहा, तो शी इज ऑल्सो एन आईबीए ग्रेजुएट एंड शी इज करेंटली वर्किंग इन अ वेरी ग्रेट कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल, और उन्होंने बेताशा डिजिटल सेट के बच्चों के लिए पढ़ाया हुआ है, लम्स के बच्चों की तैयारी करवाई हुई है, और आईबी के बच्चों को तो बेताशा तैयारी करवाती रही हैं। तो वो आपको इंग्लिश की क्लासेस दे रही होंगी आईबी की, सही है ना? आप लोगों को आईबी वालों का ग्रुप अलग से बन रहा होगा। अच्छा और क्या कहते हो सर, आपने जो टॉपर्स के रिव्यू बताया था वो, यार मैंने मोहम्मद हरनूस का जवाब आपको ऑलरेडी दे दिया था मैंने आपको। और बताओ भाई, और क्या कह रहे हो? यार देखो आपकी परसेंटेज अगर कम भी है ना, याद रखिएगा, अगर आपकी परसेंटेज कम भी है तो मेरे प्यारे बेटे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है। द मोर यू स्कोर इन द टेस्ट द मोर चांसेस यू हैव इन ऑर्डर टू गेट द एडमिशन। देखो मैंने आपके सामने, देखो मुझे बार बार एक ही मैसेज मत करो, मैं आपके सबके मैसेज पढ़ रहा हूँ तो मैं जवाब ऐसा ऐसे दूंगा ना बेटा, बात समझिएगा। देखो हर यूनिवर्सिटी का मेरिट क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। याद रखिएगा, अगर मैं किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करूं, आपको आपके लिए मैं काम करूंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, इस पूरी की पूरी जो है ना इस पर्टिकुलरली फाइल को मैं शेयर कर दूंगा, सही है ना? तो बेटा आप तमाम यूनिवर्सिटी को जब देखोगे ना, तो उन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर कहीं ना कहीं मेरिट क्राइटेरिया होगा। आप इस मेरिट क्राइटेरिया को देखो, आपकी परसेंटेज अगर कम भी है ना, अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे आप आराम से एडमिशन ले सकते हो, इट डजंट इवन मैटर, सही है ना? यार मैथ की टैलेंट मैंने भी बनाई नहीं है, मैं बनाऊंगा यार, मेरी तबियत जी चल रही थी, मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था, मैंने मैथ की टैलेंट बनाई नहीं है। सर एनईडी कैसी है? बेटा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एनईडी कैसी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है ना? अच्छा एक और बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर पीएनईसी वगैरह क्या है, नस के जो एफिलिएटेड कैंपसेस हैं? बेटा ये नस के एफिलिएटेड कैंपस नहीं है, नस के अपने कैंपस हैं। नस पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके डिफरेंट शहरों में कैंपस हैं। नस के इन टोटल 7 कैंपस हैं। यार मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, कभी भी आपको नस के बारे में समझना है ना, आप सिंपल यूट्यूब पे जाओ, आप लिखो नस्ट गाइड बाय सर हाशिम जिया, मैंने बहुत डिटेल में इसके ऊपर गाइडेंस बनाई थी, आपको पता है? नस के पूरे पाकिस्तान में 7 कैंपस हैं। एक है नस का कोयटा कैंपस, एक है नस का कराची कैंपस, पीएनएसी कैंपस कहलाता है। आई एम सो सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, आई एम सफरिंग विद हाई फीवर। फिर नस का एक कैंपस आ रहा है, नस का इस्लामाबाद कैंपस, जो कि एच 12 कैंपस कहलाता है। इसके अलावा फिर नस का आपके पास कैंपस आता है, रिसालपुर कैंपस आता है। फिर नस का एक कैंपस आता है एमसीएस कैंपस, एक और कैंपस भी है, आई एम सो सॉरी उस कैंपस का नाम भूल रहा हूँ। तो भाई ये सारे के सारे नस के अंडर आते हैं, ऐसा नहीं है कि नस के अंडर नहीं आते, सारे के सारे नस के अंडर आते हैं बेटा। तो भाई आपको नस के बारे में अगर डिटेल में देखना है ना, तो आप सिंपल तरीके से जाकर लिखो नस्ट गाइड बाय सर हाशिम जिया, मैंने बहुत डिटेल में बताया, बस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, मैंने यहाँ पे लिखना भी था। तो खैर ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा आगे क्या कहते हो मुझसे? सर मैथ्स की प्रैक्टिस और न्यू टॉपिक सब साथ कैसे करें? बेटा अब्दुल जब्बार, आमना अब्दुल जब्बार, बेटा मैथ्स की प्रैक्टिस हम ऐसे करेंगे कि देखो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्लास के अंदर एक प्रॉपर टॉपिक कवर करवाऊंगा। जब मैं क्लास में टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा ना, तो फिर मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने उस प्रैक्टिस मटेरियल में उसको प्रैक्टिस करनी होगी, सही है ना? यार देखो सो एनटीएस, हाँ बेटा बिल्कुल अशबा बिलाल, आप एनईटी को टारगेट कर रहे हो तो साथ साथ एनटीएस प्रैक्टिस दे सकते हैं। अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या मैं नवंबर में सर, बेटा नवंबर में किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट नहीं होते। कराची यूनिवर्सिटी के खाली तूबे सुल्तान टेस्ट आएंगे, आप कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे सकते हो, बट अगेन आई वुड से कि अगर आप एक साल गैप ईयर ले रहे हो तो फिर बेहतर रहेगा उसके लिए करो। बिस्मा आबिद, दोनों यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, फास्ट भी एनईडी भी बेस्ट यूनिवर्सिटी है आपके पास, दोनों की दोनों, सही है ना? सर रेसिप्रोकल सीट्स अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स के लिए? यार ये देखो ये सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये एडमिशन वाले क्वेश्चन है भाई, इनके ऊपर ना करो। अभी मुझे बताओ क्वेरी, मैथ्स के हवाले से क्या क्वेरी है ये बताओ मुझे। यार टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनटीयू इज अ गुड ऑप्शन, अगर आपको वहां से चीज मिलती है ना, आप बिल्कुल उसके ऊपर कर जाओ, सही है ना? कोई मसला नहीं है उसके ऊपर। जोनिशा बेटा मैं आपकी बात समझ सुन ली है मैंने ऑलरेडी। और बताओ भाई, कैन आई टेक बोथ द क्लासेस फॉर आईबी एंड एनईडी? या यू कैन टेक बोथ द क्लासेस फॉर आईबी एंड एनईडी। अच्छा भाई आगे क्या कहते हो? यार मुझे वो बताओ, डिस्कशन स्टूडेंट सर मुझे गाइड कर दें। सर फ्राइडे को कॉलेज एंड फ्राइडे को प्लीज। यार फ्राइडे को अगर मैं क्लास रखूंगा ना तो 9:30 ऑनवर्ड रखूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मैं रखूंगा तो 9:30 ऑनवर्ड रखूंगा, सही है ना? बेटा मैथ्स की आपकी क्लासेस आपको शेड्यूल मिल जाएगा और शेड्यूल के मुताबिक होंगी, सही है ना?
सर फास्ट की इंग्लिश सेट बेस्ड होती है। नहीं बेटा प्रगति, फास्ट की इंग्लिश सेट बेस्ड नहीं होती। फास्ट की इंग्लिश नॉर्मल ईकेट वाली इंग्लिश होती है। आपकी ईकेट की इंग्लिश की क्लासेस प्रॉपरली कंडक्ट करवाई जाएंगी अलग से। भाई आईबी की जो इंग्लिश होती है वो डिफिकल्ट होती है, वो डिफरेंट होती है, वो सेट से ज्यादा डिफिकल्ट लेवल की होती है। आपको पता है आईबी की जो इंग्लिश होती है वो सेट से ज्यादा डिफिकल्ट लेवल की होती है। तो दैट्स द रीजन आईबी वालों की इंग्लिश क्लासेस अलग है। अगर आप आईबी की इंग्लिश कवर कर रहे हो तो भाई उसका फायदा आपको नस साइड पे नहीं मिलेगा, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। इसलिए आईबी की इंग्लिश टोटली डिफरेंट होती है। सही है ना? आईबी की इंग्लिश डिफरेंट होती है। जो नस्ट की हमारे पास फास्ट की इंग्लिश होती है या नस्ट की इंग्लिश होती है वो अलग लेवल की होती है। सही है ना? तो भाई ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए आईबी वालों की सिर्फ या लम्स वालों की इंग्लिश क्लासेस मेरी अलग से होंगी और इनकी अलग से होंगी। सर वाई यू आर कवरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल? बेटा आई विल बी कवरिंग। मैंने आपसे कभी भी नहीं कहा मैं फर्स्ट ईयर पहले कवर करूं। मैंने आपसे कहा कि भाई मैं मिक्स तरीके से कवर करूंगा। देखो फर्स्ट ईयर को पहले कवर करने के पीछे रीजन ये होती है कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की मैथ्स भूले भी होगे। अगर आप पंजाब बोर्ड से बिलोंग करते हो, पंजाब बोर्ड में आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स कब खत्म हुए थे बेटा? ये खत्म हुए थे आपके पास जून के अंदर, मई के अंदर। आपके सिंध बोर्ड के जो बच्चा बैठा हुआ होगा, आपका फर्स्ट ईयर का आपका फर्स्ट ईयर का तो रिजल्ट भी नहीं आया हुआ। फर्स्ट ईयर के आपके सिलेबस कितना अर्सा पहले खत्म हो गया। तो भाई फर्स्ट ईयर तो आपकी रिवाइज ही नहीं है। फर्स्ट ईयर तो आपकी रिवाइज ही नहीं है। सेकंड ईयर में तो अभी आप बैठे हुए हो, तो सेकंड ईयर तो ऑब्वियसली आपने पढ़ी भी नहीं है, तो सेकंड ईयर थोड़ी पढ़ा सकता हूं मैं भी आपको फौरन से। आप खुद लॉजिकली सोचो ना, लॉजिकली सोचो, अल्लाह मियां ने अकल दिया, खुद सोचो। आपने अगर अभी सेकंड ईयर में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी हुई तो हाउ कैन आई एक्सप्लेन इंटीग्रेशन एंड एप्टीट्यूड? बेटा एप्टीट्यूड मजाक नहीं होता। एप्टीट्यूड इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द इंटरमीडिएट। एप्टीट्यूड इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द इंटरमीडिएट इन द ए लेवल साइड। तो अगर आपने इंटरमीडिएट में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी हुई तो मैं एप्टीट्यूड में कैसे पढ़ाऊंगा अभी? भाई एप्टीट्यूड पढ़ाने में जो टाइम लगता है इंटरमीडिएट पढ़ाने के अंदर। बेटा कोई तो रीजन है ना। अगर आपने कभी मेरे चैनल को देखा हो, क्या रीजन थी? क्या आपने कभी सोचा है कि सर हाशिम ने सेकंड ईयर मैथ्स की किताब के सिर्फ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को पहले कंप्लीट करवाए थे? आपको पता है बात? क्योंकि बेटा 99% जो टीचर्स होते हैं ना कोचिंग सेंटर्स के अंदर, ये कोचिंग माफियाज में क्यों कहता हूं इन लोगों को कोचिंग माफियाज में? इसलिए कहता हूं कि बेटा आपके 99% टीचर्स जानबूझ के आपको आपके सेकंड ईयर की कोचिंग के अंदर कभी भी जो है ना, कभी भी सेकंड ईयर की कोचिंग के अंदर आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पहले नहीं पढ़ाएंगे। कभी अपने कोचिंग में पूछिएगा कि सर डेरिवेटिव कब पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन कब पढ़ाएंगे? वो बोलेंगे बेटा हम जनवरी फरवरी में पढ़ाएंगे। बेटा ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज होती है, आपको बात पता है? 99% कोचिंग्स के अंदर कभी भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेकंड ईयर के अंदर पहले नहीं पढ़ाया जाता। आपको पता है क्यों? क्योंकि अगर पहले पढ़ा देंगे ना बच्चा भाग जाएगा। बाकी टॉपिक्स आसान होते हैं, ये वाले टॉपिक मुश्किल होते हैं। मैंने पता है सबसे पहले क्या किया था? मैंने अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने चैनल के ऊपर तमाम सेकंड ईयर के लेक्चर डाल दिए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के। अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों को कभी जिंदगी में समझ में नहीं आया वो बहुत अच्छे समझ में आता है। इसीलिए इसीलिए मैं आपको पहले भी पढ़ा नहीं सकता ना, क्योंकि अभी आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अपने सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा हुआ। तो पहले आपने चूंकि फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स अभी पढ़े हुए हैं तो हम स्टार्ट उनसे करेंगे। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता दिसंबर तक कोशिश करूंगा कि आपको डेरिवेटिव पे ले जाऊं, इंटीग्रेशन पे भी ले जाऊं। मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों को हर तरीके से लेके चलूं। भाई मैं हर तरह के टॉपिक आपको कवर अप करवा रहा हूँ, क्योंकि भाई नेट वन जो बच्चा दे रहा है तो भाई मैं कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर करवाऊं। चूंकि नेट वन में ऑल दो मिक्स पेपर आता है, ये एक अक्सर बच्चों के जहनों में कंफ्यूजन होती है। सर क्या नेट वन के अंदर सिर्फ फर्स्ट ईयर का टॉपिक आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। नेट वन में मिक्स टॉपिक्स आते हैं। हाँ फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स कह सकते हैं कि ज्यादा आते हैं, मगर खुद सोचो नस का टेस्ट होता है कंप्यूटराइज टेस्ट, तो भाई नेस का टेस्ट होता है कंप्यूटराइज टेस्ट। कंप्यूटर को थोड़ी पता है कहां से क्वेश्चन कहां से भेजना है। तो भाई आपके पास हर तरह के क्वेश्चन आएंगे नेट वन के अंदर भी। अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि सिर्फ फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन आएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। तो भाई मेरी कोशिश ये होगी कि भाई अगर आप नेट वन दे रहे हो नेट टू दे रहे हो, आपको तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स पहले कवर करवाए जाए। और मैं इसी पैटर्न के ऊपर इंशाल्लाह आपको लेके चल रहा हूँ, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरीशा अजहर आपने पूछा कायदे आजम यूनिवर्सिटी कैसे है? आई डोंट नो इफ यू आर द सिस्टर ऑफ द एलिशबा अजहर, आई डोंट नो। बट चलो कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी। एनटीएस को एक्सेप्ट करती है और अच्छी है, गो फॉर इट। बेटा एनईडी में सिंपल, बेटा एनईडी में साइंटिफिक रोड अलाउ होता है, प्याज में भी साइंटिफिक रोड अलाउ होता है। और बोलो। सर सैटरडे को कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है तो कैसे अटेंड करूं? बेटा एक दिन तो आपने कुछ ना कुछ बर्दाश्त करना है ना बेटा, अहमद सरवर कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा ना। सर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ तो नेट वाले अलाउ करेंगे? यार देखो फर्स्ट ईयर का अगर आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ ना, आप एक्सपेक्टेड परसेंटेज वहां पे डाल दोगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ, आप पंजाब बोर्ड पे हो, सिंध बोर्ड के हो, कहीं पे भी हो, आप एक्सपेक्टेड परसेंटेज डाल दो। एक्सपेक्टेड परसेंटेज में 80% डाल दो, कोई मसले की बात नहीं है। आपको नेट वन के बाद एडमिशन थोड़ी ऑफर होगा, नेट टू के बाद भी नहीं होगा। भाई जब चारों राउंड्स नस के हो जाते हैं ना, उसके बाद जाके आपको कहा जाता है कि भाई अब एडमिशन ऑफर होगा। तो भाई फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अगर नहीं आया हुआ नस में अप्लाई करना है तो मसले की बात थोड़ी है। एक्सपेक्टेड परसेंटेज डाल दो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर तो। यार आईबी की इंग्लिश के लिए नॉवेल्स रीड करना। यार आईबी की इंग्लिश के लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि रीड सम सॉर्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर, इधर इट इज अ डॉन, इधर इट इज अ न्यूयॉर्क टाइम्स, इधर इट इज वॉशिंगटन पोस्ट, इधर इट इज खलीज टाइम्स। हमें कहा जाता था जिस जमाने में तैयारी करता था कि भाई इनसे बहुत फायदा होता है और इससे आपकी वोकैब बहुत अच्छी इंक्रीज होती है। खैर जब आप इंग्लिश की क्लासेस लोगे ना, आपकी प्रॉपर्ली इंग्लिश की टीचर आपको गाइड करी होंगी, नो इशू डेट। सर एक दफ़ा बाजा और बाजा बजिया कही है, वाह नाइस हो गया। सर सीआई के बारे में आपने नहीं बताया। अबे सीआई के बारे में क्या बताऊं बेटा? असदुल्ला बताओ। रिसालपुर का नस्ट का कह रहे हो बेटा असद?
बेटा एनटीएस का एग्जाम ऑनलाइन नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड होता है, आपको सेंटर में जाके देना होता है। बेटा सेल्फ फाइनेंस वगैरह सारी बेकार बातें हैं, ये वाली चीजें अगर मुझसे पूछोगे तो यार मैं तो इसको नहीं बताऊंगा ना बेटा, अभी इसका काम थोड़ी उस्मान अंसारी इसका बेटा, सही है ना मेरे प्यारे बेटे, उस्मान अंसारी इसका भी काम थोड़ी है। बिल्कुल मेरा बेटा, लक्ष्य आईबी की इंग्लिश डिफरेंट है, ईकेट की इंग्लिश डिफरेंट है। बेटा शेड्यूल के मुताबिक अब से क्लासेस होंगी आपकी, प्रॉपर शेड्यूल के मुताबिक होंगी। अ, यार कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं अटेम्प्टिंग द नेक्स्ट एग्जाम, यार ये कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको साथ साथ गाइड कर रहा हूँ। कॉमन मिस्टेक सबसे पहले ये होती है कि बच्चे जो है ना, aptitude is never about the how much preparation you have. Aptitude is all about the time management. Remember these words. एप्टीट्यूड में सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं नस्ट का एग्जाम करते हुए ना, बच्चे पैटर्न बाय पैटर्न चलते हैं। बच्चा पहला एमसीक्यूज देखता है, दूसरा देखता है, तीसरा देखता है, चौथा देखता है, पांचवा देखता है। आपने एप्टीट्यूड के अंदर कभी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना होता। रिमेंबर दिस थिंग, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं लास्ट एक बात करूंगा इसमें, क्लास को एंड करने के ऊपर जाऊंगा। एक बड़ी अच्छी बात करी एक बच्चे ने, सर वो एप्टीट्यूड के अंदर जो है ना, क्या एक कॉमन मिस्टेक्स होती है नस्ट के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। याद रखिएगा, अगर आप एप्टीट्यूड एग्जाम को एस करना चाहते हैं ना, इस एक छोटी सी बात को ध्यान में रखिएगा, एप्टीट्यूड के पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीकेकार टोटली डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल यूनिवर्सिटीज। एप्टीट्यूड में हम करते क्या है बेटा, करते ये हैं कि लेट सपोज अगर पहला एमसीक्यूज आ रहा है, पहला एमसीक्यूज अगर डिफिकल्ट आ रहा है ना, अक्सर बच्चे क्या करेंगे, पहले एमसीक्यूज सोचते रहेंगे बैठकर। अब देखो नस के एग्जाम की अगर मैं बात करूं, सबसे कंपिटेटिव एग्जाम नस का है, 200 एमसीक्यूज है और सिर्फ 180 मिनट का टाइम गिवन है। तो यार आप एक एमसीक्यूज पे ऑन एवरेज 1 मिनट का टाइम भी नहीं दे सकते पूरा पूरा। तो इसका मतलब क्या है, आपने किसी भी एमसीक्यूज को बैठ के सोचना नहीं होता। ये जो सोचने वाला काम है ना, अल्लामा इकबाल बनने वाला काम है भाई। अल्लामा इकबाल जो काम करना चाहते थे तो काम करके चले गए। अब आपने दूसरा अल्लामा इकबाल नहीं बनना। चाहे आईबी का एग्जाम दे रहे हो, नस का दे रहे हो, फास्ट का दे रहे हो, एनईटी का दे रहे हो, आईबी का दे रहे हो, आपको कोई भी एमसीक्यू ऐसा आता है जिसपे आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अनअटेम्प्ट छोड़ दो, अनअटेम्प्ट छोड़ दो के आगे बढ़ जाओ। सही है ना, आगे बढ़, जो आता है पहले उसको करना है। तो कॉमन मिस्टेक जो सबसे पहली और सबसे बुनियादी है, जो 99% बच्चा करके आता है, मैं ये बात इतनी बार बताता हूं बच्चे को कि भाई एप्टीट्यूड के अंदर किसी एमसीक्यूज के ऊपर टाइम आपने 2 मिनट ज्यादा लगाना ही नहीं है। आपको लगता है भाई 1 मिनट के अंदर समझ में आ गया, वेल गुड है। नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ जाओ, उसके ऊपर लानत भेजो बेटा। मैं बहुत लाइट एंड नोट पे आपसे कहूंगा कि उसके ऊपर कभी भी आपने सोचना तक नहीं, उसमें हमेशा आगे बढ़ जाओ। कभी भी आप ये मत देखो कि यार उस एमसीक्यूज के अंदर क्या है क्या नहीं है, बस उसको इसको इग्नोर करो। अगर आपको लग रहा है ना कि भाई डिफिकल्ट आ रहा है, सोचने में टाइम लग रहा है, हमेशा पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तमाम सेक्शंस के अंदर हमेशा पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, पहले जितने आसान क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करो। उससे फायदा ये होता है कि भाई जब आप इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो ना, इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार मैंने कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, या जो आते थे क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर लिए, यानी कि मेरे इतने नंबर्स तो कंफर्म हो गए। अब जो नहीं आते हैं ना, जो जिनमें सोचने में टाइम लग रहा था, उनको अब अटेम्प्ट कर लूंगा। ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है बच्चे जो करते हैं, वो ये करते हैं कि भाई वो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, उससे उनको कभी भी पेपर पूरा नहीं कर सकते। एप्टीट्यूड का एग्जाम आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते अगर आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जाओगे। मैं इन सारी ट्रिक्स को आपको साथ साथ सिखा रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को मैराथन्स कवर करवाऊंगा या लेक्चर्स कवर करवाऊंगा, तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल काइंड ऑफ दीस थिंग्स। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर नस के एटलीस्ट नस्ट के अंदर कितना स्कोर करना चाहिए नेट वन के अंदर। या फिर अक्सर एक बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ज्यादा यूनिवर्सिटीज के टेस्ट देने से फायदा क्या होता है। या फिर एक अक्सर क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, सर वो एनईटी का एक ही राउंड दें या दोनों राउंड्स दें। यानी कि भाई लेट सपोज नस्ट के 4 राउंड हो रहे हैं, सर फायदा क्या है दोनों राउंड्स को देने का, चारों राउंड्स को देने का। देखो फायदा ये होता है, मैं हमेशा आपसे रिकमेंड करूंगा, अगर आप वाकई तौर पर नस्ट को एक अपने पास ऑप्शन के तौर पर देख रहे हो, आपको चारों नस्ट के राउंड देने हैं। अगर आप एनईटी को लाजमी तौर पर टारगेट कर रहे हो, आप एनईटी के सारे राउंड दो। अगर आप जीआईकेआई को लाजमी तौर पे टारगेट करो, जीआईकेआई के सारे राउंड दो। अगर आप फास्ट को टारगेट करो तो एनटीएस एटलीस्ट 3 से 4 दफा दो, और कोशिश करो मैक्सिमम एनटीएस का स्कोर रखो अपने पास बैकअप के तौर पे। तो भाई इसके पीछे रीजन क्या है, अगर आप मैरान को टारगेट करो, मैरान के सारे राउंड देखो, उसके पीछे रीजन क्या होती है। अच्छा यूईटी के टेस्ट भी साल में 2 दफा होते हैं। यूईटी का एक दफा टेस्ट होता है आपके पास अप्रैल के अंदर, पिछले साल रमजानों के अंदर था। और एक दफा यूईटी का टेस्ट होता है जुलाई के अंदर, जून के एंड के अंदर, सही है ना। यूईटी के भी 2 दफा टेस्ट होते हैं। इससे फायदा क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल, आप में से जो भी बच्चा नस के नेट वन में भी अपियर होगा, बिल्कुल अपियर हो, मैं लाजमी तौर पे कहता हूं बेटा, अगर नस के नेट वन में ऑन एवरेज, मैं एक नॉर्मल बच्चे की बात करता हूं, अगर आप 100 का स्कोर भी करते हो ना, आई विल बी प्राउड ऑफ यू। आपके घर वाले प्राउड फील नहीं करेंगे बेटा, मैं फील करूंगा, क्योंकि आपने पहले नेट के अंदर अगर 100 का स्कोर लेकर आ रहे हो। देखो मैं उसकी बात नहीं कर रहा जिसने मैक्सिमम 2 से 3 नेट दिए हुए हैं। अगर आप पहली दफा नस का एग्जाम दे रहे हो, मैं आपको ऊपर स्टिल प्राउड फील करूंगा अगर आप 100 स्कोर भी करके आते हो। अक्सर टीचर्स जो होते हैं ना, बच्चों को गाइड नहीं करते, इंतहाई नालायकी का मुजाहरा करते हैं, टीचर बच्चे को समझाते नहीं है। देखो ये जो आपने 100 का स्कोर किया है ना,
अगर आप पहली दफा नस का टेस्ट दे रहे थे, आपने अगर 100 का स्कोर भी करा है, बिलीव मी आई विल बी प्राउड ऑफ यू। क्यों? उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि यार एप्टीट्यूड के अंदर बहुत दफा मैटर करता है टाइम मैनेजमेंट, बहुत दफा मैटर करता है कि आपको एक्सपोजर मिले, आपको एक्सपीरियंस मिले। क्या नस का टेस्ट कैसा था, किस तरह का माहौल था, क्या चीजें थी, क्या आप कहां पे आपने फेंबल किया, कहां पे आप जाके फंस गए। एनईटी का राउंड में आप देने के लिए गए, आपको समझ में नहीं आया कंप्यूटर पे टेस्ट कैसे देते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आपने मेहरान का पहला राउंड देना था या यूईटी का पहला राउंड देना था, जेआईके का देना था, आपको समझ में नहीं है, आप गलती कर सकते हो। तो पहला टेस्ट जो होता है भाई, इसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं है। आप नस के अंदर लेट सपोज पहले राउंड में अगर 120 का स्कोर भी करते हो, 120 नॉर्मली आराम से बच्चों को आ जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो भाई आप एटलीस्ट अपनी गलती से सीखोगे। मैं हमेशा बच्चे से एक बात कहता हूं कि बेटा कभी भी दुनिया के अंदर जब आप टेस्ट देकर आओ, नस का आपने टेस्ट दिया 120 का स्कोर करा, फास्ट का आपने टेस्ट दिया, या फिर आपने यूईटी का एनईटी का टेस्ट दिया, आपने जितना भी स्कोर करा ना, अब आपने करना क्या, इस स्कोर को जब आपने परफॉर्म कर दिया, इसके बाद आपने एक सादा पानी का पेपर लेना है, यानी एक सादा प्लेन पेपर लेना है, और उस प्लेन पेपर के ऊपर आपने लिखना है कि आप किन किन क्वेश्चंस के अंदर फंसे थे। मैं हमेशा अपने बच्चों से एक बात कहता हूं, जो बच्चे मेरे पास आते हैं ना कि सर वो नस में 120 का स्कोर आया, अब इसको इंप्रूव कैसे करें, मैं बच्चों को सिर्फ एक ऑडियो बना के भेजता हूं। उस ऑडियो में बच्चे से कहता हूं कि बेटा देखो, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं जानते कि तुमने कहां पे गलती करी, या एनईटी का आपका स्कोर खराब आया, आपके माँ बाप भी नहीं जानते आपने गलती क्या करी है, आपके घर वाले भी नहीं जानते कि आपने कहां पे गलती करी है, आपका टीचर भी नहीं जान सकता आपने गलती कहां पे करी है। खाली एक बच्चा जान सकता है उसने गलती खुद कहां पे करी है, अगर वो अपने साथ सिंसियरिटी शो करे। कैसे? कि आपने सिंपल एक पेपर उठाना है, उस पेपर पे सबसे पहले आपने लिखना है कि यार वो कौन से क्वेश्चंस थे जिन पे मैं फंसा था, वो किस तरह के क्वेश्चंस थे जिनमें मुझे डिफिकल्टी हुई थी, वो कौन से टॉपिक्स थे जो मैंने पेपर से पहले छोड़ के चला गया था और टॉपिक्स हेलो करने के लिए आ गए थे। तो सबसे पहला काम ये होता है कि उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करना, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जिन क्वेश्चंस आपके पेपर में आए थे। तो फॉर एग्जांपल अगर नेट वन में आपने 120 का स्कोर किया था, और फिर अगर आपने उन गलतियों पे वर्किंग करी कि जिन गलतियों की वजह से आपकी 120 का स्कोर आया था, तो इवेंचुअली नेट टू में आपका मार्क्स ऑब्वियसली हाई होंगे। ये लाजिम सी बात है। अगर आपने गलतियों पे वर्किंग कर ली, आपने जो टॉपिक छोड़े हुए टॉपिक से वर्किंग कर ली, आपने लेट सपोज आईक्यू को पहले टाइम नहीं दिया था, आपने पहले इंग्लिश को टाइम नहीं दिया था, आपने पहले लेट सपोज केमिस्ट्री कंप्यूटर को टाइम नहीं दिया था। जैसे मैंने आपको बात बताई ना लक्ष्य कुमार की, बेटा मैं अपनी तरफ से हवाई हवा बात नहीं कर रहा, अगर आप मुझसे बोलोगे, मैं आपको लक्ष्य कुमार का जो है ना, लक्ष्य कुमार बच्चे का नाम था, नेट 4 के उसने टेस्ट दिया था, मैं उसका आपको स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। तुम यकीन मानो उसका स्कोर ये था कि उसने 75 मार्क्स स्कोर करे थे 80 में। तुम सोचो उसकी एनालिटिकल थिंकिंग क्या ही बेहतरीन होगी। तो यार तुम सोचो उसकी एनालिटिकल थिंकिंग कितनी बेहतरीन होगी, उसने 75 स्कोर करे भाई। नस के अंदर मैथ्स के अंदर मजाक नहीं है बेटा। 75 लोगों की अच्छे अच्छों की जो है ना बहुत कुछ हो जाता है 75 स्कोर करने में, उसने 75 का स्कोर करा। तुम सोचो बच्चा क्या बच्चा होगा। मगर उसने गलती क्या करी, फिजिक्स के अंदर उसके मेरे ख्याल में 42 या 43 नंबर थे, और केमिस्ट्री में उसका बहुत खराब स्कोर था। उसने मतलब उसको टाइम ही नहीं दिया केमिस्ट्री को। तो तुम खुद सोचो बच्चा क्या होगा। मेरे पास आज भी उसका मेरिट कार्ड पड़ा हुआ है, अभी नेट 4 की बात है, 1 महीने पहले की है। उसका खैर फास्ट के अंदर एडमिशन हो गया था, उसको इतना अफसोस नहीं था। उसका प्याज में भी हो गया था, और मेरे ख्याल में जेआईके में भी हो गया था उसका, उसको इतना अफसोस नहीं था। मगर मैं उसको यही कह रहा था यार लक्ष्य बेटा, तुमने जो है ना लुटिया डुबो दी। तुम्हें 70 यार 75 बहुत बड़ी बात होती है, 80 में से 75 स्कोर करना नस के पेपर के अंदर। तो द पॉइंट इज दैट कि यार देखो गलती से इंसान सीखता है। अब ये बच्चे जो होते हैं ना, ऐसे बच्चे देखो नेट वन में जितना भी स्कोर करो ऑब्वियसली इवेंचुअली वो आपको फायदा देता है आगे नेट्स के अंदर। सिमिलरली एनईटी के दोनों राउंड्स देने, यूईटी के दोनों राउंड्स देने, जीआईके के तीनों देने। अगर आप टारगेट करो तो हमेशा आपसे कहूंगा कि भाई यूनिवर्सिटीज के हवाले से लाजमी तौर के ऊपर देखो कि भाई वो कब कब उनके टेस्ट हो रहे हैं, और फिर साथ साथ उनको अपने करना है। अब मुझे बताओ भाई यहाँ तक कि क्या मसले की बारी होती है करने वाली। मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों ने डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो बट आई एम सो सॉरी यार अगर मैं सारी नहीं कर पाता। अच्छा एक चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि सर वो प्रैक्टिस किताब कौन सी फॉलो करेंगे। बेटा मैं आप लोगों को हर तरह की प्रैक्टिस बुक प्रोवाइड करूंगा, मैं आप लोगों को हर तरह की प्रैक्टिस किताब प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों का जो गूगल ड्राइव होगी ना, उसके अंदर स्टडी मटेरियल ड्राइव के अंदर मैं आपको मैथ्स की तमाम प्रैक्टिस किताबें प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्म के अंदर। आप अगर खुद से कोई लेना चाहते हो तो खुद से कोई भी ले सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। वैसे मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ आप किप्स की परचेस कर लो। आप लेना चाह रहे हो, अल्लाह भला करे। अनीस अनीस बेकार है यार, अनीस वाली छाप छाप के उन्होंने फहीम बाची को छापा हुआ है, बेकार लोग हैं, सही है ना। ग्रेड वालों ने भी छापा हुआ है, हर एक कोई बेकार लोग हैं। किप्स की अच्छी किताब है, अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट करो किप्स बेस्ट है, सही है ना। मैं आपको अपनी भी दे दूंगा, मेरी लेना चाहो किप्स की लेना चाहो किसी को भी ले लो, आप उसी को सॉल्व करो बैठ के, एक एक चीज आपको मैं करवाऊंगा, सही है ना। अच्छा सेकंड नंबर के ऊपर जहां तक आपकी इस बात का ताल्लुक है सर, करिकुलम हमारे मैथ्स में क्या होता है, मैंने करिकुलम मेरे ध्यान से बिल्कुल निकल गया तो ऊपर बताना। देखो करिकुलम का मतलब क्या है, हम तमाम चीजें कवर करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट दी मैथमेटिक्स, देखो मैथ्स के अंदर हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज का पोर्शन भी होता है। अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं सर इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक बता दीजिए। भाई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। हमारे पास हर तरह का टॉपिक होता है जो पेपर में आएगा। जैसे सीक्वेंस सीरीज हो गई, हमारे पास प्रोबेबिलिटी का पोर्शन है,
कम्बिनेशन का पोर्शन है, परमुटेशन का पोर्शन है। एज अ टीचर, एज एन एप्टीट्यूड इंस्ट्रक्टर, आई नो दिस थिंग कि यार बहुत से बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड के होंगे ना, उन्हें मैट्रिसेस नहीं आता, मुझे पता है। मुझे पता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर किन बच्चों को मसला होगा, तो भाई मैं आपको तमाम चीजें कवर अप करवाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई, कम्बिनेशन हो गया, परमुटेशन हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो भाई ये तमाम वो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके पेपर्स के अंदर बेतहाशा लिखे जाएंगे, पूछे जाएंगे। हम इन्हीं को इन्हीं से स्टार्ट कर रहे होंगे सर। परमुटेशन हो गया, कम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इसके अलावा हमारे पास मैट्रिसेस है, बहुत ज्यादा पेपर के अंदर आता है। इसकी ट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैट्रिसेस का टॉपिक हो गया। इसके अलावा हमारे पास अल्लाह भला करे जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर्स के अंदर आपको दिखेगा, ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज्यादा आता है नस के अंदर, बेतहाशा आता है हर यूनिवर्सिटी के अंदर। भाई ये जो टॉपिक्स मैं देख रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री आपको हर यूनिवर्सिटी के अंदर बेतहाशा मिलेगा, बेतहाशा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दुनिया खत्म है इस टॉपिक के ऊपर। देन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अगेन हर यूनिवर्सिटी के अंदर बेतहाशा मिलेगा। नंबर सिस्टम्स के नाम से जाना चाहता है रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें सेट्स भी आ गया, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया, सही है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बायनोमियल का टॉपिक है, बायनोमियल थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट हो गया, मैथमेटिकल इंडक्शन से कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये टॉपिक्स भी आते हैं पेपर के अंदर। नस में तो उसके बहुत क्वेश्चन अभी रिसेंटली नेट 3 नेट 4 में आए थे। भाई मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बच्चों के लिए बड़ी वर्किंग करता हूँ, तो जो बच्चे मेरे नस का टेस्ट देकर आते हैं ना, वो मुझसे नस के क्वेश्चन शेयर कर रहे होते हैं, तो मैं नस के जो है ना हर तरह के पेपर सॉल्व करवाता हूँ। आपको आइडिया नहीं होगा, पाकिस्तान में जितने इंजीनियरिंग के ग्रुप्स बने हुए होते हैं ना, मेरे पता नहीं कितने नंबर्स ऐसे होते हैं जिनसे मैं उन ग्रुप से मौजूद होता हूँ, तो अक्सर मेरे पास पेपर्स आ रहे होते हैं, तो मैं उन पेपर्स को सॉल्व करवा रहा होता हूँ। बायनोमियल थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन मेरे पास सेट्स का टॉपिक है, ये पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सेट्स का टॉपिक है, ये पेपर में बहुत आता है। हमारे पास ग्रुप्स का टॉपिक होता है, ये आ जाता है, इसको मैं एंड में करवा रहा होता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आता है ऑब्वियसली। कंबाइंड बाइनरी ऑपरेशंस को कॉन्सेप्ट्स हो गए। इसके अलावा मेरे पास सेट्स हो गया, ग्रुप्स हो गया, इक्वेशंस। अगेन इक्वेशंस अब इतना ज्यादा जो है ना, ये एक बुनियादी टॉपिक है कि हम डिफरेंट क्वेश्चन के साथ इसको वैसे सॉल्व कर रहे होते हैं, वरना इक्वेशन का टॉपिक भी एक छोटा टॉपिक आ रहा होता है। तो ये टॉपिक होते हैं हमारे पास, बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिगोनोमेट्री, मगर अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का जिक्र करूँ ना, लेट सपोज जो बच्चा रिपीटर है, जो बच्चा इंप्रूवर है, खुद से तैयारी करना चाह रहा है और साथ साथ वो रिकॉर्ड सेशन मेरे लेना चाह रहा है, तो भाई अगर आप मेरे रिकॉर्ड सेशन भी लेना चाह रहे हो ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको, 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 इसको आंखें बंद करके कवर कर लो, आंखें बंद करके मैथ्स में कवर कर लो। लेट सपोज आप रिपीटर हो, आपके पास टाइम ज्यादा अवेलेबल है, आप चाह रहे हो कि भैया आप, सर हाशिम फॉर एग्जांपल अभी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर पहला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सर हाशिम पहले लेट सपोज बायनोमियल थ्योरम पहला पढ़ा रहे हैं, लेट सपोज सर हाशिम अपनी लाइव क्लास में पहले इस टॉपिक को कवर करवा रहे हैं, आपके पास अगर टाइम अवेलेबल है, आप इंप्रूवर हो, रिपीटर हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन टॉपिक्स को एटलीस्ट कवर कर लो। ये $1 बिलियन का टॉपिक है, कुछ आए ना आए ये तो लाजमी आएंगे बेटा, सही है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे पास और टॉपिक्स की, और टॉपिक्स हमारे पास ऑब्वियसली सी बात है भैया, एक ऐसा टॉपिक कोई आए ना आए ये तो लाजमी आएगा, वो है हमारे पास कैलकुलस का टॉपिक, जिसमें आता है आपके पास डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेतहाशा आएगा। इसके अलावा हमारे पास इंटीग्रेशन का टॉपिक होता है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती, सही है ना। इसके अलावा आपके पास लिमिट्स का कॉन्सेप्ट होता है, बेतहाशा आएगा। फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है, बेतहाशा आएगा। इसके अलावा हमारे पास सिंपल तरीके से कॉनिक्स है। कॉनिक्स भाई नस के बारे में मशहूर है, नस के टेस्ट को अगर एस करना है ना, कॉनिक्स कवर कर क्लास में करके चले जाओ, जिसने कॉनिक्स नहीं करा ना उसकी लुटिया डुबो दी जाएगी, सही है ना। कॉनिक्स है, जाहिर सी बात है, बाकी भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पास, और दूसरे टॉपिक्स भी आ जाते हैं, वेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट और भी आ जाते हैं। मगर ये टॉपिक जो मैंने लिखे हैं ना, जैसे इसमें आपके पास सीक्वेंस सीरीज हो गया, प्रोबेबिलिटी कम्युनिटी परम्यूटेशन हो गया, मैट्रिसेस हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यहाँ से कॉनिक्स हो गया। कॉनिक्स के अंदर सर्कल्स भी आता है, पैराबोला भी आता है, हाइपरबोला भी आता है, एलिप्स भी आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस के अंदर आपके पास वो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपोनेंट फंक्शन का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो ऐसा नहीं कि बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दीज आर दी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो भाई ये एक करिकुलम होता है। अच्छा, इसके अलावा भी टॉपिक्स होते हैं, बेसिक मैथ्स के टॉपिक्स अलग होते हैं, वो साथ साथ हम लोग कवर अप कर रहे होंगे। मगर बताने का मकसद क्या है कि देखो, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो बच्चा इंप्रूवर है, रिपीटर है, आपके पास देखो हफ्ते में 2 दिन आपकी लाइव क्लासेस हो रही है, बाकी दिन आपके पास जो टाइम अवेलेबल है ना, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को खुद से कवर अप करना स्टार्ट करें, साथ साथ प्रैक्टिस किताबों को सॉल्व करना स्टार्ट करें। आपके टेस्ट प्रॉपर्ली कंडक्ट हो रहे होंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके वीकली टेस्ट होंगे, आपके जो टॉपिक हम पढ़ेंगे टेस्ट कंडक्ट होगा, आपको टेस्ट का सोल्यूशन भी साथ में मिलेगा। आप मुझसे कहोगे मैं आपको कंप्लीट कोर्स के टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपके पास अलहमदुलिल्लाह मैंने बहुत कंटेंट बनाया अपने बच्चों के लिए, तो इस बार के जो मेरे बच्चे हैं उनको बेतहाशा अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की नीड ही नहीं है, सही है ना। अब मुझे अगर तो भाई कोर्स रिलेटेड कोई सवाल है, अब आप मुझसे वो पूछिए। खुदा ना यूनिवर्सिटी रिलेटेड सवाल मैंने बहुत सारे आंसर ऑलरेडी कर दिए, मुझसे वो मत पूछिए।